तुम अंततः वापस आ गए। ध्रुव, अपने बेटे को देखकर हिमेश के दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। छोटू अब प्रसिद्ध हो चुका था और दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। सौर्य कबीला के पूर्वजों को सम्मान दिला रहा था और यहाँ तक कि मोनार्क राजवंश से पुरस्कार भी कमा रहा था। सौर्य कबीला अब हजारों किलोमीटर तक सभी दिशाओं में सभी शहरों में नंबर 1 कबीला बन गया था और सभी कुलीन कुलों ने घुटने टेक दिए थे और सौर्य कबीला की सेवा के लिए सैन्य बल प्रदान किए थे। अब तक कबीला पूरे क्षेत्र का शासक था और हिमेश राजा था। एकमात्र कमी थी उस राष्ट्र के लिए उचित नाम की, जो यानहेवन बन गया था। तीसरा भाई। जब छोटू अपने पिता को औपचारिक बधाई दे रहा था तब वंशक और दक्ष बाहर आ गए। सबसे बड़ा भाई, दूसरा भाई। खुशी से हंसते हुए वह जल्दी से आगे बढ़ा और अपने भाइयों को गले लगा लिया। पास खड़े सैनिकों की ओर हाथ हिलाते हुए हिमेश ने कहा, रात का कर्फ्यू हटाओ। मेरे बेटे के घर आने पर हम 3 दिन तक दावत का आयोजन करेंगे। आतिशबाजी का प्रबंध करो और जवान और बूढ़े सभी लोगों को दवाइयां बांटो और नागरिक और सैन्य अधिकारियों को शाही महल में भोज के लिए बुलाओ। पिताजी, आपको वास्तव में इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। छोटू ने यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि आम लोगों के लिए आधिकारिक भोज और दिखावटी उत्सव का आयोजन करना थोड़ा ज्यादा हो गया था। यह कोई परेशानी की बात नहीं है, वंशक ने कहा। तीसरे भाई, शायद आपको पता न हो, लेकिन हालांकि यानहेवन के सभी कुलों ने आधिकारिक तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर भी कुछ लोग हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग विद्रोह भड़काने के लिए बाहरी संप्रदायों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। दरअसल हमें खुफिया रिपोर्ट मिली है कि हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट और हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड वायंटम के लोग सीमाओं पर देखे गए हैं, संभवतः शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पिता आपकी वापसी का उपयोग कुलों को डराकर अधीन करने और हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। वास्तव में भोज में अपनी ऊर्जा कला का प्रदर्शन करना एक अच्छा विचार हो सकता है। यह शायद विशेष रूप से प्रभावी होगा। तो यह ऐसा ही है, छोटू ने कहा। स्पष्ट रूप से उसके परिवार ने इन मामलों पर गहराई से सोचा था। तुम्हारी सहायता की बहुत सराहना की जाती है, छोटू, हिमेश ने कहा। उन सभी को शाही महल की ओर ले जाते हुए उसने पास के एक गार्ड को कुछ और आदेश जारी किए, जो 8वें चरण में था। मुख्य बुजुर्गों को बुलाओ, उन्हें बताओ कि हम एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। हाँ महाराज, गार्ड ने जवाब दिया। पिताजी, आपकी ऊर्जा कला चरम पर है और मुझे संदेह है कि आपको लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने में कुछ कठिनाई हो रही है। शुक्र है आपने 4 सीजन स्वॉर्ड प्ले में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, जैसा कि मैंने किया है। क्यों ना मैं आपको लाइफ सीजिंग तक पहुंचने में मदद करूं? एक लाइफ सीजर के रूप में आपको यानहेवन को नियंत्रण में रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वे महल से होते हुए इस मामले पर चर्चा करते रहे। छोटू देख सकता था कि सब कुछ सख्ती से व्यवस्थित था। हर जगह पहरेदार और नौकरानियां थीं और उसने कुछ दरबारी नपुंसकों को भी देखा। महल परिसर बहुत बड़ा था और अनगिनत घुमावदार गलियारों से भरा हुआ था। वहां लटकते हुए छज्जे और भव्य स्तंभ और क्रॉसबीम थे। हर चीज पर ड्रैगन और फिनिक्स की नक्काशी थी, जो जगह को एक गहरा शाही एहसास दे रही थी। बेशक यह सब पिछले शहर के मजिस्ट्रेट विश्भानु द्वारा छोड़ा गया था, जो एक बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे एक राजवंश स्थापित करने की उम्मीद थी जो 1000 साल तक चलेगा। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने महल को राजघरानों के लिए उपयुक्त स्थान में बदल दिया। दुख की बात है कि वह कभी भी शहर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ और अंततः उसे भगा दिया गया। यहाँ तक कि उसके खजाने के भंडार भी जब्त कर लिए गए थे, जिसमें औषधीय गोलियों का प्रभावशाली संग्रह भी शामिल था। दरबार के हिजड़े भी उसके पीछे छूट गए। हवेली के हालात पर नजर डालते हुए छोटू ने अपने पिता और भाइयों की साधना के आधार का आकलन करने में समय लगाया। हिमेश ऊर्जा के मास्टर स्तर के शिखर पर था। उसके एयर मास्टरी प्लांट की शक्ति पूरी तरह से आत्मसात हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वह अमर की तरह हवा में तैर सकता है, वह भी एक हाथ की सरल लहर से। उसके दोनों भाई भी ऊर्जा के मास्टर थे और अपने 4 मौसमों के तलवारबाजी के साथ किसी भी साधारण ऊर्जा मास्टर से कहीं आगे थे। हालांकि उन्हें लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। उन्हें अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन शक्ति, स्प्रिंग वाटर जैसी किसी जादुई वस्तु की आवश्यकता होगी। जल्द ही विभिन्न श्रेणियों के सौर्य कबीला के बुजुर्ग सहायक शाखाओं के कबीले के सरदारों के साथ इकट्ठे हो गए। दामुन वहां था और साथ ही बुढ़िया शब्दानी भी। वे अभी भी सर्वोच्च पदस्थ प्रमुख बुजुर्ग थे और फिर भी सबसे पहले उन्होंने हिमेश को सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। मेरा सम्मान महाराज, उन दोनों ने कहा। मीटिंग हॉल हजारों लोगों के बैठने के लिए काफी बड़ा था, इसलिए कई 100 कबीले के सदस्यों के पास बैठने के लिए काफी जगह थी। जब सभी ने हिमेश को सम्मान के साथ प्रणाम किया तो उन्होंने छोटू की ओर नजर डाली। उठो और अपनी सीट पर बैठो, हिमेश ने एक राजा की तरह कहा। सबके बैठने के बाद उसने आगे कहा, आज का दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि मेरा बेटा छोटू डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से वापस आ गया है। छोटू,
क्या तुम कबीले के लिए कोई उपहार लाई हो? हाँ पिताजी, उसने शांत भाव से उत्तर दिया, पूरी तरह से जानते हुए कि यह विशेष कबीले का जमावड़ा सभी को डराने के लिए आयोजित किया जा रहा था। डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट में अपने अध्ययन के दौरान मैं लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंच गया हूं। मैंने मंत्र निर्माण के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है। वास्तव में मैं कबीले के सदस्यों को उनकी साधना में बहुत तेजी से प्रगति करने में मदद करने के लिए यहाँ एक मंत्र निर्माण स्थापित कर सकता हूँ। देवियों और सज्जनों, कृपया कोई भी प्रश्न या टिप्पणी तब तक न करें जब तक कि मैं थोड़ा सा प्रदर्शन न कर दूं। इस समय उसके अंगूठे की अंगूठी की लहरदार नीली रोशनी को देखा जा सकता था, क्योंकि हिमेश के सिंहासन के ठीक सामने एक विशाल मंत्र संरचना प्रकट हुई थी। हर कोई सम्राटों के दांव की ऊर्जा निर्माण की लहरदार शक्ति को महसूस कर सकता था। जहां तक हिमेश का सवाल है, वह आगे की ओर झुका। उसके चेहरे पर एक मादक भाव था, क्योंकि उसकी असली ऊर्जा उसके भीतर उमड़ रही थी। पिताजी, छोटू ने जोर से कहा, अपनी ऊर्जा कलाओं के माध्यम से जाओ। अपनी सच्ची ऊर्जा को वापस अपनी ऊर्जा के सागर में खींचो। मैं अभी और यहीं पर आपको जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंचने में मदद करने जा रहा हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के हिमेश ने अपनी 4 मौसमों की तलवारबाजी का आह्वान किया। वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दियों की ऊर्जा क्षेत्र में उमड़ पड़ी और फिर भी गठन द्वारा जगह पर रखा गया। सभी ने देखा कि कैसे ऊर्जा वसंत की बारिश, गर्मियों की बिजली, शरद ऋतु की ठंड और सर्दियों की बर्फ के बीच आगे पीछे होती रही। पूरा ध्यान बनाए रखते हुए छोटू ने अपनी ऊर्जा के सागर में मौजूद 4 सीजन्स स्वॉर्डप्ले की तलवार ऊर्जा को बुलाया और उसे गठन में भेज दिया। ऊर्जा ने जल्दी ही हिमेश की मेरिडियन में प्रवेश किया, जिससे सच्ची ऊर्जा ने उसके जीवन शक्ति उपसंरचना को बलपूर्वक उच्च स्तर पर धकेल दिया। आखिरकार छोटू का साधना आधार पहले से ही तृतीयक जीवन ग्रहण में था और उसकी सच्ची ऊर्जा एक सप्तम जीवन ग्रहण करने वाले जितनी मजबूत थी। उसकी मदद से हिमेश अपनी साधना से दर्जनों साल कम कर रहा था, शायद 100 साल भी। कुछ मायनों में छोटू की तलवार ऊर्जा का एक धागा उससे भी अधिक था, जिसे कुछ लोग जीवन भर की साधना में भी इकट्ठा कर सकते थे। हिमेश अब एक घातक, बिना म्यान वाली तलवार की तरह लग रहा था। साथ ही उसकी जीवन शक्ति का सार राजाओं के दांव के ऊर्जा निर्माण द्वारा मजबूत किया जा रहा था। कुछ ही देर में उसकी ऊर्जा का भंडार अपनी सीमा तक पहुंच गया और फिर वह उससे आगे निकल गया। तलवार की ऊर्जा छत को तोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ी। हालांकि छोटू ने तुरंत प्रतिक्रिया की। अपनी उंगलियों को फैलाते हुए उसने एक ऊर्जा क्षेत्र को बुलाया, जिसने तलवार की ऊर्जा को रोक दिया और उसे हिमेश में वापस भेज दिया। हिमेश की जीवन शक्ति की संरचना नाटकीय रूप से रूपांतरित हो रही थी और उसमें प्रवाहित हो रही महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रवाह ने हॉल में उपस्थित सभी लोगों को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। छोटू ने मंत्र रचना को वापस अपने अंगूठे की अंगूठी में खींच लिया, जिससे हिमेश वहां आंखें बंद करके खड़ा दिखाई दिया। लाइफ सीजिंग स्तर पर पहुंचने पर बधाई पिताजी, छोटू ने कहा। सौर्य कबीला को अब 1000 साल तक मजबूती से खड़ा रहने का भरोसा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं लाइफ सीजर हूं। हिमेश ने अपने हाथों की ओर देखा, जो चमकीली रोशनी से चमक रहे थे। कितनी ताकत! मैं पहले से इतना दूर हो गया हूं कि इसका वर्णन करना मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऊर्जा का मास्टर कभी भी लाइफ सीजर को लड़ाई में नहीं हरा सकता। एक तो छोटे चूहे जैसा है, दूसरा शक्तिशाली चील जैसा। कबीले के सभी सदस्य आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत चर्चा में जुट गए। वह सचमुच जीवन सीजिंग तक पहुंच गया। वह आभा अविश्वसनीय है। कबीले का सरदार टूट गया और छोटू ने ही उसकी मदद की। इससे छोटू कितना मजबूत हो गया। जहां तक बुरहिया, शब्दानी और दामुन का सवाल है, वे मुश्किल से छिपी हुई ईर्ष्या से देखते रहे। वे भी जीवन यापन के स्तर तक पहुंचना चाहते थे और फिर भी ऊर्जा के मास्टर स्तर के शिखर पर अटके हुए थे। हालांकि उन दोनों के पास दशकों की लंबी उम्र बाकी थी, जिसका मतलब था कि वे आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा लंबे समय तक जी सकते थे। लेकिन जितना ज्यादा समय बीतता गया, उतनी ही कम संभावना थी कि वे सफल हो पाएंगे। लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उठे और छोटू के पास चले गए। वह उन्हें देख रहा था। उसकी निगाहें तेज और शक्तिशाली थीं। ठप! वे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। युवा स्वामी छोटू, दामुन ने कहा, हम दोनों मुख्य बुजुर्गों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। हमारे अपराधों की भरपाई मौत भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि आप बीती बातों को भूल जाएंगे। महोदय, क्या आप हमें राजाओं के दांव के इस ऊर्जा निर्माण का उपयोग करके साधना करने की अनुमति देंगे? हम पूरी निष्ठा के साथ कबीले के स्वामी का अनुसरण करने की शपथ लेंगे और किसी भी कपटपूर्ण विचार को पूरी तरह त्याग देंगे। छोटू ने उन्हें देखा। मैं यहाँ कबीले में यह ऊर्जा संरचना स्थापित करने के लिए वापस आया हूँ, ताकि साधना में उपयोग के लिए भूमिगत आध्यात्मिक ऊर्जा को निकाला जा सके। उम्मीद है यह हमारे कबीले की साधना का मूल बन सकता है। वास्तव में जो कोई भी पुण्य सेवा करता है, वह इसका उपयोग कर सकता है। उठो तुम दोनों। जब तक तुम मेरे पिता के साथ सहयोग करते हो और वीरतापूर्ण योगदान करते हो,
तब तक तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। छोटू को पता था कि इन दो सबसे शक्तिशाली मुख्य बुजुर्गों ने हमेशा ही गलत फहमियां पाल रखी थीं। आमतौर पर कबीले के युवा प्रतिभाशाली लोगों को ऊर्जा के स्वामी बनने के लिए गठन का उपयोग करने की अनुमति देना अधिक फायदेमंद होगा। आखिरकार संस्थान के बाहरी या आंतरिक परिसर के सदस्यों को भी इस तरह की संरचनाओं तक पहुंच नहीं थी, और अगर दामुन और बुढ़िया शब्दानी लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंच गए तो सैद्धांतिक रूप से यह कीड़े के डिब्बे को खोल सकता है। हालांकि जब तक वे वास्तव में वफादार थे तब तक इस पर विचार करना उचित था। आसमान में सूरज चमक रहा था और यान हेवन में चहल पहल थी। स्थानीय अधिकारी सड़कों पर घूम घूम कर आम लोगों के दरवाजे खटखटाते रहे और उन्हें रंग बिरंगी लालटेनें, सुंदर सजावट और पटाखे देते रहे। सभी घरों को औषधीय गोलियां उपहार में दी गईं। शहर में आने वाले कई पर्यटकों को अभी भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। एक खास रेस्टोरेंट में लोगों का एक समूह था जो स्पष्ट रूप से मार्शल दुनिया के भटकते हुए नायक थे, जो अपने दिल की इच्छा के अनुसार दावत उड़ा रहे थे। जब उन्होंने शहर में सभी गतिविधियों को देखा तो उनमें से एक ने कहा, अरे दुकानदार, यान हेवन में क्या चल रहा है? यह नया साल या कोई और त्योहार नहीं है। इतनी चहल पहल किस बात की है? आपने शायद नहीं सुना होगा, दुकानदार ने जवाब दिया। सौर्य कबीला का तीसरा युवा गुरु छोटू डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से वापस आ गया है। वह एक ईश्वर समान लाइफ सीजर है, एक कुलीन छात्र जिसने मोनार्क राजवंश से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह स्वाभाविक है कि सौर्य कबीला पूरे शहर को लालटेन और रंगीन बैनरों से सजाना चाहेगा। वास्तव में आज शाम सभी बड़े कबीलों के लिए एक भोज होने वाला है। नहीं, सभी सरकारी अधिकारियों के लिए। कुलों को सरकारी अधिकारी कहना अभी भी एक बड़ा बदलाव था, और दुकानदार को बीच वाक्य में ही अपनी शब्दावली सही करनी पड़ी। घुमक्कड़ जियांगू नायकों में से एक, घनी दाढ़ी वाला एक आदमी, चमकती आंखों से दुकानदार को देखा और कहा, ऐसे तीसरे युवा मास्टर के साथ सौर्य कबीला स्पष्ट रूप से एक शीर्ष स्तरीय शक्ति है। इस नायक की ऊर्जा कलाएं गहन थीं। यद्यपि उसके पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसकी उंगलियां मोटी और टेढ़ी थीं तथा उसका व्यवहार बर्बर था, जिससे यह स्पष्ट था कि वह जंगली जानवरों को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। यह बिल्कुल सही है, घुमक्कड़ नायकों में से एक ने कहा, एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी। यहाँ देहात में लाइफ सीजर भगवान है, लेकिन घर पर चीजें अलग हैं। ऐसा कहा जाता है कि डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के कुलीन छात्रों को नीचा नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम उनसे तुलना भी नहीं कर सकता। इस आदमी के पास कोई हथियार भी नहीं था, केवल उसकी बेल्ट में एक स्क्रॉल था जिससे वह किसी विद्वान जैसा दिख रहा था। यान हेवन के कानून बहुत सख्त थे। जो कोई भी हथियार ले जाना चाहता था उसे शहर में प्रवेश करने के लिए अधिकारियों के पास अपना नाम दर्ज कराना पड़ता था। ऐसे नियमों से जियांगू के कई नायक थोड़े निराश हो गए थे। ज्यादातर जियांगू घुमक्कड़ ऊर्जा कला स्तर के चौथे चरण में थे या शायद 5वें चरण में, और जीविका के लिए छोटे मोटे काम करते थे। जाहिर है ऐसे लोग सौर्य कबीला की सशस्त्र सेनाओं का विरोध नहीं कर सकते थे। आखिरकार सेना में शीर्ष गुरुओं की भरमार थी। शांत हो जाओ, जियांगू के एक और भटकने वाले युवक ने कहा। हम छोटू से लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बस जानकारी हासिल करने आए हैं। जो शिष्य लापता हो गए थे उन्हें आखिरी बार यान हेवन में देखा गया था, और ऐसा लगता है कि वे सौर्य कबीला के शिकार हो गए। अब जब छोटू वापस आ गया है तो लॉर्ड लाई के लिए यह सही मौका है कि वह आकर उससे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करे। तुच्छ सौर्य कबीला के लिए वसंत और शरद ऋतु के घर से किसी को चोट पहुंचाना मौत को आमंत्रित करने जैसा होगा। और जहां तक डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट की बात है तो आप पुरानी कहावत जानते हैं, दूर का पानी पास की आग को नहीं बुझा सकता। इस समूह के लोग वसंत और शरद ऋतु के घर से आए शिष्य थे। वे वास्तव में ऊर्जा के स्वामी थे, जिन्होंने बस जियांगू भटकने वालों का भेष बना रखा था। अपने पैरों पर खड़े होकर समूह में से एक ने कहा, बहुत अच्छा, लॉर्ड लाई को यह सूचित करने के लिए एक संदेश भेजें कि सौर्य कबीला का आज रात एक औपचारिक भोज है और छोटू भी इसमें उपस्थित होंगे। कुछ ही क्षणों बाद एक गौरैयाबाज हवा में उछला और दूर तक उड़ गया। उसके दाहिने पैर में एक छोटा सा संदेश बंधा हुआ था। इस बीच शहर से कुछ दूर एक जंगली इलाका था जो मौत की तरह शांत था। अनगिनत पक्षी और जानवर जमीन पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर झर के कारण काले पड़ गए थे, जिसने उन्हें मार डाला था। उस जंगल के भीतर घने कोहरे का एक क्षेत्र था जिसमें पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी मृत थीं। वाइपर भी झर को झेल नहीं पाए और इससे बचने के लिए जमीन में गहरे गड्ढे खोद लिए। दुर्भाग्य से यह भी उन्हें बचा नहीं सका। जहरीली धुंध धरती में समा गई, जिससे सब कुछ मर गया और इलाका सड़े हुए दलदल में तब्दील हो गया। अप्रत्याशित रूप से उस धुंध भरे क्षेत्र में लोग मौजूद थे। वे कुशल योद्धा थे जो काले कपड़े पहनते थे और जो अपने आसपास की घातक ऊर्जा से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वास्तव में वे ही इसके स्रोत थे। क्या तुमने सुना? एक आदमी ने कहा।
छोटू डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से वापस आ गया है। अब आगे बढ़ने का सही मौका है। हम सौर्य कबीला को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में छिपा हुआ था। अगर हम उसके कबीले को तब खत्म कर देते जब वह दूर होता, तो वह बदला लेने तक इस मामले को कभी नहीं छोड़ता। हमारे शैडो ब्लाइट हाउस ने यान हेवन में बहुत से लोगों को खो दिया है। एक और आदमी ने कहा, सौर्य कबीला द्वारा मारे गए। एक छोटा सा शहर मजिस्ट्रेट हमसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या मजाक है। चलो उन्हें पूरी तरह से मिटा दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे घर की गरिमा हमेशा के लिए दागदार हो जाएगी। लेकिन डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के छात्र के रूप में अगर हम छोटू को मार देते हैं तो क्या इसके परिणाम नहीं होंगे? हम इसके बारे में क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट पूरे महाद्वीप पर राज करता है ना? हमारा हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट मूल रूप से पश्चिमी महाद्वीप से आता है। डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट केवल तिलिस्मी आयाम पर राज करता है। इसके अलावा हम छाया की तरह हैं। हम अंधेरे में हमला करते हैं और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। अगर वे जवाबी कार्रवाई करना भी चाहें तो उन्हें नहीं पता होगा कि हमें कहाँ ढूंढना है। ऐसी स्थिति में चलो पूरे सौर्य कबीला का सफाया कर दें। ये कोई बुरा विचार नहीं है। हालांकि हमारे आदेश थे कि छोटू को यान हेवन के सभी अन्य कबीलों के सामने मार दिया जाए। अगर हम उनके दिलों में डर पैदा कर दें और उन्हें दिखा दें कि हमें डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के छात्रों की भी परवाह नहीं है, तो वे निश्चित रूप से हमारे प्रति निष्ठा स्वीकार करेंगे। हम यान हेवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, इसे खाली नहीं छोड़ना चाहते। हमारे नेता ने वाकई बहुत सोच समझकर काम किया है। खैर, एक ही बार में सब कुछ करने से परेशानी का स्रोत खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं नेता को संदेश भेजकर स्थिति से अवगत कराऊंगा। आज रात सौर्य कबीला का सफाया हो जाएगा। यह उनके लिए खुशी की रात है, लेकिन जैसा कि कहावत है, बहुत खुशी दुख को जन्म देती है। जल्द ही खेल शुरू हो जाएगा। अब जब छोटू घर लौट आई थी तो षड्यंत्र रचे जाने लगे थे। जिन अनेक कुलों को जागीरदार के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, उनमें विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण पाए जा सकते थे। हालांकि कोई भी कुल भोज में शामिल होने से इनकार नहीं कर सकता था। शाम होने लगी और घंटों बीत गए। जल्द ही पूरे शहर में लालटेनें जलाई जाने लगीं और आतिशबाजी होने लगी। शहर के सभी आम लोग समृद्ध और संतुष्ट महसूस करते थे। इस बीच गाड़ियों और रथों का एक समूह शाही महल की ओर बढ़ रहा था। विभिन्न शक्तिशाली और महान वंश भोज में भाग लेने और यांग वंश के इस देवता छोटू के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। वहां उपस्थित कई ऊर्जा कलाकारों ने पहले कभी लाइफ सीजर नहीं देखा था। महल का मुख्य चौक मेजों से भरा हुआ था। सभी खाने पीने और शराब से लदे हुए थे। संगीत हवा में गूंज रहा था और नृत्य हो रहे थे। हिमेश ने अपने सभी सरकारी अधिकारियों को देखा और संतुष्टि की सांस ली। वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में अभी भी यह बात ताजा थी कि कैसे सौर्य कबीला हाल ही में एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंस गया था, लेकिन अब वे एक ऐसी ताकत बन गए हैं जिसका सामना करना मुश्किल है। हालांकि पूरे तिलिस्मयाम की तुलना में वे अभी भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर शासन किया और संभवतः यह व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगी। छोटू हिमेश के बगल में बैठा था जब विभिन्न कबीले अभिवादन करने आए थे। उसके चेहरे पर एक गहरी और परिष्कृत अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। वह अतीत में कबीले को नष्ट करने वाले जैसा बिल्कुल नहीं था। बमुश्किल 1 साल में ही कुल विनाशक देवता बन गया। तो यह छोटू है। उसकी आभा अविश्वसनीय है, बहुत गहरा। ऐसा लगता है जैसे उसकी हर हरकत और हर क्रिया स्वर्गीय दांव से मेल खाती है। यहाँ तक कि विभिन्न कुलों के प्रमुख बुजुर्ग भी चौंक गए। जब सभी उपस्थित और बैठे हुए थे तो हिमेश खड़ा हुआ और भीड़ को एक बुलंद आवाज में संबोधित किया। देवियों और सज्जनों, मेरा बेटा डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से वापस आ गया है और इस उम्मीद में कि आप सभी मेरी खुशी और संतुष्टि में शामिल हो सकते हैं, मैं यह भोज दे रहा हूँ। कृपया अपनी इच्छानुसार खाएं और पिएं। महाराज को बधाई, सभी मंत्रियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। अब तक सौर्य कबीला के मुख्य बुजुर्ग वास्तव में छोटू के लिए सम्मान और श्रद्धा महसूस करते थे। जहां तक सभी युवा कबीले सदस्यों का सवाल है, वे उसके समर्थन में और भी ज्यादा उत्साही थे। हालांकि यह ठीक इस उत्साहपूर्ण जय जयकार के क्षण में था कि शाही महल में हंसी की एक कान फोड़ू आवाज गूंज उठी। चौंक कर सभी लोग यह देखने के लिए इधर उधर देखने लगे कि क्या हो रहा है। वुश वुश वुश! अचानक कई छायादार आकृतियां ऊपर से नीचे उतर आईं, लगभग उल्का पिंडों की तरह। जब वे भोज के बीच में जमीन पर गिरे तो एक ऊर्जा क्षेत्र निकल पड़ा, जिससे कई भोज की मेजें नष्ट हो गईं और अनगिनत मेहमान सुरक्षा के लिए पीछे कूदने को मजबूर हो गए। पूरा भोज तुरंत अराजकता में डूब गया। एक घात! सौर्य कबीला के एक गार्ड ने चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़ा। तुम मुर्गे और कुत्तों के झुंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खुद को राजा घोषित करने की? तुम्हारा नकली शाही भोज देना ऐसा है जैसे बंदरों का इंसानों की तरह कपड़े पहनना। बिल्कुल अस्वीकार्य।
वहां 7 लोग मौजूद थे, जिनका नेतृत्व एक सुनहरे कपड़ों वाला आदमी कर रहा था, जो लगभग धधकती हुई लपटों जैसा दिखता था। उसकी आंखों में तिरस्कार पूर्ण भाव से वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्तिशाली शाही मंत्री देहात में आया हो, जहां उसे कुछ किसानों का झुंड मिला हो। अपना हाथ रोको, छोटू ने गुर्राया। तुरंत सौर्य कबीला के गार्ड आगे बढ़ना बंद कर दिया। इसके साथ ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आगे बढ़ा। ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम लोग कौन हो? ये सौर्य कबीला के लिए उत्सव का दिन है। तुम्हें बिना बुलाए आकर उत्सव को बर्बाद करने का क्या अधिकार है? तुम छोटू हो? उस युवक ने घमंडी अंदाज में कहा। हाल ही में डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से पदोन्नत कुलीन छात्र। अगर तुम हो भी तो मुझे परवाह नहीं है। मैं हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम से लॉर्ड लाई हूँ। मैं कुछ साथी शिष्यों के गायब होने की जांच करने के लिए यान हेवन आया हूँ। उन्हें आखिरी बार यहाँ देखा गया था और कुछ जांच के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि सौर्य कबीला इसमें शामिल था। हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ओशटम के बुजुर्गों के अधिकार पर मैं आज यहाँ सौर्य कबीला को उनके दुष्कर्मों के लिए निंदा करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने आया हूँ। शुक्र है तुम आज यहाँ हो, इसलिए कृपया मेरे साथ चलो। ये लोग बसंत और शरद के घर से थे। छोटू को वह दिन अच्छी तरह याद था जब उसने चेन कबीले का सफाया कर दिया था और वसंत और शरद रथु के घर से कुछ शिष्य आए थे और अहंकार से मांग की थी कि वह चिलियो कौसम मिरर सौंप दे। वे यहाँ तक कह गए थे कि सौर्य कबीला उनके सेवक बन जाएंगे। क्रोध में आकर उसने उनमें से कुछ को मार डाला और बाकी को अपंग बना दिया। जहां तक अपंगों का सवाल है, उन्हें तब से सौर्य कबीला में बंदी बनाकर रखा गया था। यह एक अच्छी तरह से रखा गया रहस्य था। और फिर भी यहाँ वसंत और शरद रथु का घर था। जवाब पाने के लिए आया था। जाहिर है वे हिमेश और छोटू दोनों को हिरासत में लेना चाहते थे और उन्हें पूछताछ के लिए वसंत और शरद रथु के घर में वापस ले जाना चाहते थे। बेशक छोटू कभी भी इस तरह की किसी बात के लिए सहमत नहीं होगा। वसंत और शरद रथु का घर एक शक्तिशाली संगठन था, लेकिन अब जब उसे डेमी इमोर्टल एकेडमी का समर्थन प्राप्त था तो वह उनसे डरता नहीं था। डेमी इमोर्टल एकेडमी महाद्वीप में सबसे पवित्र स्थान था और दसियों हजार वर्षों से था। शिवांशु को उनके सुनहरे कपड़ों में देखते हुए वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वसंत और शरद रथु का घर, आप लोगों में ऐसा क्या खास है? मैं डेमी इमोर्टल एकेडमी से हूँ। क्या आपके वसंत और शरद रथु के घर में वाकई इतनी हिम्मत है कि वह हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सके? क्या आपको सच में लगता है कि मैं पूछताछ के लिए आपके साथ जाऊंगा? आप खुद को क्या समझते हैं? क्या दुस्साहस है? दूसरे योद्धाओं में से एक चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवांशु से इस तरह बात करने की? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, छोटू ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम दोस्त के तौर पर आए हो तो तुम मेरे साथ बैठकर शराब पी सकते हो। मुझ पर असभ्य होने का आरोप मत लगाओ। आखिरकार तुम ही तो हो जो आए और परेशानी खड़ी की। जहां तक मेरा सवाल है, हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम का कोई महत्व नहीं है। तुम सच में खुद को स्प्रिंग एंड ऑटम इंस्टीट्यूट नहीं मानते, है ना? क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है? शिवांशु ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उनकी हत्या की मंशा बढ़ती जा रही थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, हवा में सीटी की आवाज गूंजने लगी, मानो लोगों का एक समूह आ रहा हो। ये सोचकर शिवांशु वहीं रुक गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आकाश से कई छायादार आकृतियां नीचे गिरीं। उनके साथ एक औषधीय सुगंध भी आई, जिसे सूंघने पर मांसपेशियां शिथिल हो जाती थीं। यह कोई दवा नहीं थी, यह जहरीली ऊर्जा थी। नमस्ते शिवांशु। किसने सोचा होगा कि वसंत और शरद रथु के घर की प्रसिद्धि इन ग्रामीणों के दिलों में डर पैदा करने के लिए अपर्याप्त होगी। एक आदमी दिखाई दिया जिसने काली पोशाक और काली हेडबैंड पहन रखी थी। उसकी हरी आंखें भी थीं, जिससे वह इंसान से अलग कुछ लग रहा था। ठीक है, अगर यह शैडो ब्लाइट हाउस से ब्लाइट किंग स्कूल का डेविल नहीं है, क्या आप सौर्य कबीला के लिए भी आए हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने हाल ही में आपके कई लोगों को मार डाला है। सौर्य कबीला का यह तीसरा यंग मास्टर अब डेमी इमोर्टल एकेडमी का योद्धा है। क्या आपके शैडो ब्लाइट हाउस ने वास्तव में उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत की है? जैसा कि पता चला, इस शिवांशु का उपनाम झांग था और उसने जो शब्द बोले वे कम से कम कहने के लिए तीखे और तीखे थे। हरी आंखों से चमकते हुए हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट के बुजुर्ग ने कहा, जब हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट कार्रवाई करता है तो कुत्ते और मुर्गियां भी खत्म हो जाती हैं। तुम सही हो, मैं ब्लाइट किंग स्कूल डेविल हूँ। मैंने 100 साल तक जियांगू पर अपना दबदबा बनाए रखा है और कई शीर्ष विशेषज्ञों को मार डाला है। जहां तक इस छोटे से बदमाश की बात है तो मुझे उसे लगाव हो गया है और मैं उसे ब्लाइट पपेट में बदलने की योजना बना रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आसपास के भोज में उपस्थित अतिथियों में तुरंत ही घबराहट फैल गई। मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, कोई चिल्लाया। ये पश्चिम से आया एक लाइफ सीजर है जिसने अपने जहर से दूसरे लाइफ सीजरों को मार डाला है। क्या लाइफ सीजर ब्लाइट किंग? मेहमान डर के मारे एक साथ इकट्ठा होने लगे। छोटू ने देखा कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी आवाज लगाई थी वह वांग कबीले का एक मुख्य बुजुर्ग था। जाहिर है वांग कबीला शैडो ब्लाइट के घराने के साथ मिली भगत में था।
आखिरकार यान हेवन जैसी दूर दराज की जगहों पर सबसे अमीर कबीलों के शीर्ष विशेषज्ञों ने भी आमतौर पर स्थानीय ऊर्जा के मास्टर्स के बारे में ही सुना होगा। उनके लिए दूर के स्थानों से लाइफ सीजर्स के बारे में सुनना कोई मायने नहीं रखता था। जाहिर है वांग कबीले का यह प्रमुख बुजुर्ग जानबूझकर कलह फैला रहा था और लोगों को सौर्य कबीला के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना चाहता था। तुम बिल्कुल सही हो, ब्लाइट किंग स्कूलडेविल ने कहा। मैं एक लाइफ सीजर हूँ और हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट का एक बुजुर्ग भी हूँ। हम आज यहाँ सौर्य कबीला को खत्म करने आए हैं। जो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहेगा वह जिंदा रहेगा। इस मामले पर ध्यान से सोचो। अगर तुम सौर्य कबीला को खत्म करने में मदद करते हो तो तुम्हारा कबीला हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट द्वारा यान हेवन का असली राजा बनने के लिए चुना जा सकता है। धीरे चलो, ब्लाइट किंग स्कलडेविल, शिवांशु ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है कि यान हेवन का कुछ हिस्सा वसंत और शरद रथु के घर में जाना चाहिए। ठीक है, चलो सौर्य कबीला को मिटा दें, फिर शहर को 50-50 में बांट दें। आप क्या कहते हैं? यह छोटा सौर्य कबीला हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी का विषय है, लेकिन वह लाइफ सीजर बदमाश जिसने हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट के लोगों को मारने की हिम्मत की, वह एक भयानक मौत का हकदार है। यह विश्वास करना कठिन है कि वहां ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट को धमका सकते हैं। इस समय तक हिमेश को बहुत कुछ सहना पड़ चुका था। एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र को बुलाते हुए वह आगे बढ़ा और बोला, आप लोग चीजों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सौर्य कबीला ऐसा नहीं है जिसे इतनी आसानी से डराया जा सके। जब कुलीन कुलों के सदस्यों ने हिमेश की आभा को महसूस किया तो वे चौंक गए। हिमेश जीवन सीजिंग स्तर तक पहुंच गया। ऐसा कब हुआ? वह बहुत शक्तिशाली है। यह शक्ति गुरु की शक्ति से 100 गुना अधिक है या उससे भी अधिक। छोटू ने डेमी इमोर्टल एकेडमी में अध्ययन किया है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह एक लाइफ सीजर है। लेकिन हिमेश लाइफ सीजिंग स्तर पर कब पहुंचा? मुझे मत बताओ कि सौर्य कबीला ने स्वर्ग से कुछ आशीर्वाद प्राप्त किया है। शिवांशु और ब्लाइट किंग स्कूलडेविल भी इसी तरह आश्चर्यचकित थे। हालांकि एक पल बाद ब्लाइट किंग स्कूलडेविल हंसे और कहा, बहुत बढ़िया, 2 लाइफ सीजर। ऐसा लगता है कि स्वर्ग वास्तव में मेरे पक्ष में है। जल्द ही मेरे पास 2 ब्लाइट टपेट होंगे। विश्वव्यापी तूफान, उसके पीछे से काली सच्ची ऊर्जा निकली और एक विशाल ब्लेडधारी शैतान भूत का निर्माण हुआ। दुख की बात है कि तुम दोनों के लिए मैं तुम दोनों से ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम देखो, मैं बहुत पहले ही सेकेंडरी लाइफ सीजिंग तक पहुंच चुका हूँ। प्राइमरी लाइफ सीजर के रूप में तुम बहुत कमजोर हो। अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ हिमेश। जैसे ही भयानक शैतान भूत आगे बढ़ा, पूरा चौक अंधकारमय हो गया। हिमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्लाइट किंग स्कूलडेविल इतना शक्तिशाली होगा। जाहिर है उसे उससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, छोटू ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया, जिससे तलवार की चमकीली सूरज जैसी किरण सीधे शैतान भूत की ओर चली गई। उस सच्ची ऊर्जा की जलती हुई लपटों ने तुरंत ही जहरीली ऊर्जा को परास्त कर दिया। फिर छोटू ने एक सहज कदम आगे बढ़ाया, उसे सीधे ब्लाइट किंग स्कूलडेविल के सामने खड़ा कर दिया, जहां उसने उसके सामने अपना हाथ हिलाया। देखने वाले सभी लोगों को यह सबसे बेपरवाह हरकत लगी। हालांकि ब्लाइट किंग स्कूलडेविल को यह बिजली से भी तेज लग रहा था। चेहरे से खून बह रहा था और बाल खड़े हो गए थे। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और चिल्लाया, ब्लाइट स्टॉर्म एनर्जी आर्ट। तुरंत ही एक विशाल काले काले ताड़ का पेड़ उसके सामने उभर आया। जब दोनों हथेलियों के वार आपस में टकराए तो ब्लाइट किंग स्कूलडेविल कांप उठा और उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। फिर उसने छोटू को अपने कान में बोलते हुए सुना, तुम एक सेकेंडरी लाइफ सीजर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए दुख की बात है कि मैं एक तृतीयक लाइफ सीजर हूं। इसलिए आज मरने वाला तुम ही हो। कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार की तलवार ऊर्जा ने ब्लाइट किंग स्कूलडेविल को छेदों से भर दिया। फिर आगे बढ़ते हुए हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट के अन्य विशेषज्ञों पर वार किया, जिससे वे आग की लपटों में घिर गए। तुरंत ही पूरा हॉल खून जमा देने वाली चीखों से भर गया। जाहिर है छोटू ऐसे लोगों को जीवित रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि उनकी लाशों में भी अनगिनत विष मिले होंगे। उन्हें जलाकर राख कर देना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प था। जहां तक देखने वालों का प्रश्न है, उनके चेहरे मौत के समान पीले पड़ गए थे। क्या उसने एक ही चाल से ब्लाइट किंग स्कूलडेविल, एक सेकेंडरी लाइफ सीजर को मार डाला? शिवांशु भी उतने ही आश्चर्यचकित थे, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा, चलो यारो चलें। फिर वह हवा में उड़ गया। वह एक चतुर व्यक्ति था और जानता था कि युद्ध की 36 रणनीतियों में से पीछे हटना अक्सर सबसे अच्छा विकल्प होता है। तुम इतनी दूर से आए हो, मैं तुम्हारा मनोरंजन न करके तुम्हारी कमी महसूस करूंगा। अब क्यों चले जाओ? छोटू ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक बहुत बड़ा भंवर दिखाई दिया, जिसने तुरंत ही उस क्षेत्र की सारी सच्ची ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया। नतीजतन वसंत और शरद रथु के घर के सभी योद्धा जो उड़ने के लिए हवा में उछले थे, उन्हें वापस जमीन पर खींच लिया गया। फिर छोटू शिवांशु के पास गया, उसके पास पहुंचा और उसकी मेरिडियन को सील कर दिया, जिससे उसके लिए अपनी असली ऊर्जा तक पहुंचना असंभव हो गया।
जैसे ही उसकी ऊर्जा ने वसंत और शरद ऋतु के घर से अन्य योद्धाओं को छुआ, वे तुरंत बेहोश हो गए। अपने कंधे से धूल उड़ाने जितना आसान था, उसने सभी को अपने वश में कर लिया। तो तुम अभी क्या कह रहे थे शिवांशु? छोटू ने कहा। बसंत और शरद ऋतु के छोटे से घराने के बारे में कुछ ऐसा है जो डेमी इमोर्टल संस्थान पर हमला करना चाहता है। इस बारे में क्या ख्याल है? आज तुम्हें मारने के बजाय मैं तुम्हें कैदी बना लूंगा। फिर तुम बसंत और शरद ऋतु के घराने से एक बुजुर्ग को आधे महीने में बुलाकर तुम्हें मुक्त करने के लिए फिरौती दे सकते हो। सच्चाई यह थी कि छोटू को शिवांशु को मारने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। आखिरकार वसंत और शरद ऋतु के घर के साथ दुश्मनी को सुलझाना बहुत आसान नहीं होगा, और हालांकि वे 4 संस्थानों के स्तर पर नहीं थे, फिर भी वे भूमि में एक शक्तिशाली ताकत थे। शिवांशु को मारना उसे वसंत और शरद ऋतु के घर का प्राणघातक दुश्मन बना देगा और सौर्य कबीला के लिए कभी न खत्म होने वाली समस्याओं का स्रोत बन जाएगा। बस उसे कैद करना और किसी बुजुर्ग को मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाना एक बेहतर विकल्प था। इसके अलावा छोटू वर्तमान में क्वार्टरनरी लाइफ सीजर्स को भी संभालने में सक्षम था, इसलिए वसंत और शरद ऋतु के घर का एक बुजुर्ग उसके लिए कोई वास्तविक समस्या नहीं बन सकता था। और यद्यपि वसंत और शरद ऋतु के घराने के पास एक महान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति को इस तरह के छोटे कार्य को संभालने के लिए नहीं भेजेंगे। महान लोग समाज के सांसारिक पहलुओं में भाग नहीं लेते थे। छोटू को जो पता था उसके अनुसार उनके लिए एक कॉन्क्लेव योद्धा भेजना अतिशयोक्ति होगी। पर्याप्त शक्ति प्रदर्शन के साथ तथा अपने पक्ष में डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट का नाम होने के कारण छोटू को पूरा विश्वास था कि वह इस स्थिति को सुलझा लेगा। दूसरी ओर शैडो ब्लाइट का घराना एक अलग मामला था। वे दुष्ट शैतानों की तरह थे जिनमें न्याय की कोई भावना नहीं थी। वे जो भी उसके खिलाफ भेजते वह उसे मार डालता, और इस प्रकार कुछ ही समय बीतने के बाद एक आपदा पूरी तरह से टल गई। भोज में शामिल सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। वसंत और शरद आर्थू के घर और शैडो ब्लाइट के घर ने सौर्य कबीला को खत्म करने के लिए एक एक लाइफ सीजर भेजा था, लेकिन छोटू ने उन्हें आसानी से संभाला। एक को मार डाला और दूसरे को पकड़ लिया। कुलों ने वास्तव में एक प्रभावशाली प्रदर्शन देखा था, और इस क्षण उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सुदूर अतीत के किसी महान राष्ट्र को देख रहे हों। इस बिंदु पर क्रोधित हिमेश ने अपनी आवाज उठाई और कहा, गार्डो, मेरी आज्ञा का पालन करो। वांग कबीले के सभी लोगों को गिरफ्तार करो। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ थी कि वांग कबीले ने शैडो ब्लाइट के घराने के साथ मिली भगत की थी, और अब घर को साफ करने का समय आ गया था। यह यान हेवन के लिए एक नींद रहित रात थी। एक बड़ा सफाया तब हुआ जब अनगिनत बख्तरबंद सैनिक और ऊर्जा कला के महारथी वांग कबीले पर बेरहमी से टूट पड़े। उनके मुख्यालय में सभी को पकड़ लिया और फिर उसे लूट लिया। चीखें और चीखें पूरे शहर में गूंज रही थीं, जबकि अन्य अमीर कुलीन कबीले कांपते हुए रात बीतने का इंतजार कर रहे थे। वे अनंत काल तक छोटू द्वारा शक्तिशाली ब्लाइट किंग स्कुल कडेविल, जो कि शैडो ब्लाइट हाउस का एक शीर्ष विशेषज्ञ था, का वध करने के दृश्य को नहीं भूल पाएंगे, जो कि अंततः हवा में उड़ती राख के अलावा कुछ नहीं रह गया। जहां तक वसंत और शरद ऋतु के सदन के विशेषज्ञों का प्रश्न है, उन्हें पकड़ लिया गया था और कैद कर लिया गया था। अतीत में वे डेमी इमोर्टल संस्थान के नाम से डरते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि छोटू खुद उनसे डरता हो। अब वे उससे भयभीत थे, एक भावना जो पहले से ही श्रद्धा में बदल रही थी। हिमेश ने अभी अभी खुद को राजा घोषित किया था और वह बहुत स्थिर स्थिति में नहीं था। हालांकि कई कुलीन कबीले उसकी सरकार में मंत्री के रूप में काम करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनमें से कई शरारत कर रहे थे और वित्तीय और सैन्य मामलों पर झगड़ रहे थे। लेकिन अब वे सभी समझ गए थे कि छोटू वास्तव में कितना शक्तिशाली हो गया था, और वे जानते थे कि सौर्य कबीला के खिलाफ संघर्ष करना व्यर्थ था। शाही महल में अध्ययन करते हुए हिमेश ने वांग कबीले से जब्त की गई संपत्ति के बारे में एक रिपोर्ट सुनते हुए सिर हिलाया। वह इससे बेहतर मूड में नहीं हो सकता था। न केवल एक बड़ी तबाही टल गई थी, बल्कि वह अब एक लाइफ सीजर था, और उसने यान हेवन में अपनी शाही शक्ति को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। अब से सौर्य कबीला दोपहर के आसमान में सूरज की तरह प्रसिद्ध और गौरवशाली होगा। यहाँ तक कि देश के कुछ सबसे शक्तिशाली संगठन भी उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने से पहले झिझकेंगे। यदि वे अपने पत्ते सही ढंग से खेलते तो 1000 साल की विरासत स्थापित करना असंभव नहीं होता। पिताजी, छोटू ने कहा, मैं कुछ और प्रशिक्षण के लिए ब्लैक कॉर्प्स पर्वत पर जा रहा हूँ। आप सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई की साधना में मदद करें। एक बार जब मुझे सही आत्मा औषधि मिल जाएगी तो मैं उन्हें लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने में भी मदद करूंगा। इन दिनों में से एक दिन मैं माँ की तलाश करने के लिए हैंगिंग माउंटेन पर जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया क्योर, यह विश्वास करना अभी भी कठिन है कि तुम इतनी शक्तिशाली हो गई हो। हालांकि डेमी इमोर्टल एकेडमी छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघों से भरा हुआ है। बेहतर होगा कि तुम अपनी शक्ति के वास्तविक स्तर को गुप्त रखो। मैं उसे ध्यान में रखूंगा। पिताजी, वैसे
मैंने महल के नीचे एक गुप्त कक्ष में सम्राटों के दांव की ऊर्जा संरचना स्थापित कर ली है, ये देखते हुए कि बड़े भाई और दूसरे भाई पहले से ही 4 मौसमों की तलवारबाजी में गहराई से जड़े हुए हैं। उन्हें बस उस संरचना में अपनी साधना पर काम करने की जरूरत है और वे निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथ ही मेरा सुझाव है कि आप कुछ युवा वफादार कबीले के सदस्यों को बढ़ावा दें और प्रमुख बुजुर्गों पर कम ध्यान दें। युवा पीढ़ी के बीच भक्ति पैदा करना आसान है। आप पुरानी कहावत जानते ही हैं, है ना? जो कोई भी दूध पिलाता है वह आपकी माँ है। बुजुर्गों की वफादारी निश्चित रूप से उनके लिए सुविधा का मामला है। चिंता मत करो तीसरे भाई, वंशक ने कहा। हम कबीले के सभी मामलों को ठीक से संभाल लेंगे। प्रमुख बुजुर्ग बहुत पहले बेकार हो चुके हैं। हम निश्चित रूप से अपना ध्यान ऊर्जावान युवाओं पर केंद्रित करेंगे। जहां तक बूढ़ों की बात है, जब तक वे हमें धोखा नहीं देते, हम उन्हें शांति से अपने दिन बिताने देंगे। अच्छा, छोटू ने उत्तर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। एक बार जब मैं डेमी इमोर्टल एकेडमी में पूरी तरह से शक्ति का आधार स्थापित कर लूंगा, तो मैं आपके बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजने की व्यवस्था करूंगा। इस समय तक उसके दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे थे। अब वह अकेला था जो अविवाहित था। यह देखते हुए कि वह 19 वर्ष का था, परंपरा के अनुसार उसकी शादी पहले ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन हिमेश जानता था कि उसके बेटे के सामने एक लंबा रास्ता है और काम करने के लिए बहुत लंबी उम्र है, इसलिए ऐसे मामले बाद तक इंतजार कर सकते हैं। ब्लैक कॉर्प्स पर्वत में सावधान रहना। क्योर, चिंता मत करो। इतना कहकर छोटू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। साथ ही साथ मानव रूपी सच्ची ऊर्जा की अभिव्यक्ति को भी बुला लिया। वह हर तरह से बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, इतना सजीव कि उसमें शरीर की गर्मी भी थी। छोटू की सच्ची ऊर्जा इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई थी कि उसकी मानव रूपी सच्ची ऊर्जा लगभग शरीर से बाहर का अवतार, एक दूसरा नवजात देवत्व थी। मैं बसंत और शरद ऋतु के घर के बुजुर्ग का इंतजार करने के लिए इस मानव रूपी सच्ची ऊर्जा को यहीं छोड़ जाऊंगा। उम्मीद है कि हम उनके साथ समस्याओं को हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। एक बार जब वह बुजुर्ग आ जाएगा तो मैं ब्लैक कॉर्प्स पर्वत से जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसमें केवल कुछ सांसों का समय लगेगा। निश्चित रूप से ये देखते हुए कि हिमेश खुद अब एक लाइफ सीजर था, सौर्य कबीला की प्रतिष्ठा ही कई मुश्किल स्थितियों को हल करने के लिए पर्याप्त होगी। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद छोटू हवा में उड़ गया और गायब हो गया। हिमेश ने अपने रहस्यमय शक्तिशाली बेटे को जाते हुए देखा और फिर आह भरी। क्रीनसुरा, क्या तुम यह सब देख सकती हो? तुम्हारा बेटा दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। जल्द ही वह महान अर्शियों का प्रतिद्वंद्वी होगा। वह निश्चित रूप से एक दिन हैंगिंग माउंटेन में तुम्हें ढूंढने आएगा। युंडेल बायद सी समुद्र के किनारे चट्टानों पर बसा हुआ था। यह एक समृद्ध शहर था जिसे पहले से ही युन राज्य कहा जाता था। सेना सड़कों पर गश्त करती थी और अनगिनत घाटों के बीच व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। यह शहर यान हेवन से कई गुना बड़ा था और इसका शासक फनायरा का पिता यथार्थ था। वह वर्तमान में अपने घर में एक अध्ययन कक्ष में बैठा था, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने जो कोई और नहीं बल्कि विषभानु था। यान हेवन से निकाले जाने के बाद उसने अपनी वफादारी युंडेल बायदजी, या अधिक सही ढंग से कहें तो युन राज्य की ओर स्थानांतरित कर दी थी। अब आपको हमारे साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ, विषभानु। ये दोनों ही व्यक्ति ऊर्जा के मास्टर थे और शहर के मजिस्ट्रेट भी थे। सौर्य कबीला द्वारा निकाले जाने के बाद मैं एक आवारा कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, सर्वोच्च नेता। हालांकि विषभानु ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत रखा, लेकिन उसकी आंखों में उग्र शत्रुता को छिपाना असंभव था। मेरी बेटी ट्रू ड्रैगन एकेडमी में पढ़ रही है और हाल ही में उसे पदोन्नति मिली है। इसके अलावा वह वहां के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक की कृपा में है। जल्दी या बाद में वह मुझसे बदला लेगी। वह निश्चित रूप से सौर्य कबीला को इससे बचने नहीं देगी। बदला लेना कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, यथार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने सुना है कि छोटू डेमी इमोर्टल एकेडमी में शामिल हो गया है और वह पहले ही लाइफ सीजिंग स्तर पर पहुंच चुका है। यह उसे वहां एक बेहतरीन योद्धा बनाता है। हर बीतते दिन के साथ वह और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। मैंने भी सुना है आपकी बेटी भी डेमी इमोर्टल एकेडमी में है और उसे एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है। वह एक उच्च श्रेणी की छात्रा भी है ना? जहां तक मैं समझता हूं, उसने अपने अंदर समुद्र देवता के खून को जगाने के उद्देश्य से छोटू से वह लेटेंट ड्रैगन पिल चुराने को कहा था। मुझे लगता है कि आपको यहां मेरी कुछ मदद करनी चाहिए, सर्वोच्च नेता। छोटू आपकी बेटी से नफरत करती है और निश्चित रूप से अंततः बदला लेने की कोशिश करेगी। आप और मैं दोनों ही सौर्य कबीला से दुश्मनी रखते हैं, जिसका अंत केवल मृत्यु से ही हो सकता है। आप यह सब समझते हैं, है ना? यथार्थ ने सिर हिलाया। बेशक मैं समझ गया। इसी समय दरवाजे पर हल्की थपथपाहट सुनाई दी। अंदर आओ, यथार्थ ने कहा। यथार्थ के एक एजेंट ने अंदर आकर घुटने टेक दिए। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, सुप्रीम लीडर, मेरे पास कुछ बुरी खबर है।
मुझे कल यान हेवन में हुई किसी घटना के बारे में रिपोर्ट मिली है। छोटू अपने परिवार से मिलने घर लौटा और हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑन्टम और हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट दोनों ही वहां पहुंच गए। अंत में छोटू ने हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट से ब्लाइट किंग स्कूल कडेविल को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो एक सेकेंडरी लाइफ सीजर था। उसने उसे राख से ज्यादा कुछ नहीं बनाया। क्या? यथार्थ ने रिपोर्ट पकड़ी और हर शब्द पढ़ा। अंत तक पहुंचने के बाद वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र एक दशक बढ़ गई है। हिमेश अब एक लाइफ सीजर भी है। यह बड़ी खबर है, विश्वभानु ने कहा। सुप्रीम लीडर, क्या मैं भी रिपोर्ट पढ़ सकता हूँ? एक नजर डालो, यथार्थ ने उत्तर दिया। रिपोर्ट उसे सौंप दी। विश्वभानु ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा उतर गया। कांपते हाथों से उसने कहा, क्या छोटू स्वर्ग से उतरकर नश्वर संसार में आया कोई देवता है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उसने डेमी इमोर्टल एकेडमी में क्या सीखा? नहीं, रुको, इसका अकादमी से कोई लेना देना नहीं है, है ना? ये उस बिजली के गिरने का नतीजा होना चाहिए। मेरे अधीनस्थ लोहुन ने उसकी ऊर्जा कला को पंगु बना दिया था और फिर उस पर बिजली गिरी। तभी सब कुछ बदल गया। काफी देर बीत जाने के बाद यथार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, जल्दी करो, मेरी बेटी को संदेश भेजो और उसे बताओ कि क्या हुआ। इस छोटू के बारे में कुछ बहुत रहस्यमय है। मेरी बेटी के पास निश्चित रूप से डेमी इमोर्टल एकेडमी में ऐसे संपर्क होंगे जो मदद कर सकते हैं। विश्वभानु की ओर मुड़कर उसने आगे कहा, समुद्र की ओर यात्रा करने का समय आ गया है। हमें समुद्री लोगों के किसी एक राजा से बात करने की जरूरत है। इस बीच स्वर्ग खान पर्वतमाला में बादलों के समुद्र से ऊपर फनायरा अभी अभी माइनर कॉस्म वर्ल्ड से बाहर आई थी। पहली चीज जो उसने देखी वह थी एक बाज उसकी ओर उड़ रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह उसकी बाह पर उतर गया, जिससे वह उसके पैर से संदेश ले सकी। घर से चिट्ठी। पुरौई बाज उड़ गया और उसने संदेश खोला। छोटू घर गया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उसने अपने पिता को लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने में मदद की। उसने यह कैसे किया? क्या मैंने बंगिश और क्राउन प्रिंस सोसाइटी से उस पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? उन्होंने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? बिना किसी हिचकिचाहट के वह बादलों से नीचे उतरी और स्वर्ग खान पर्वतमाला छोड़ दी। संस्थान के मुख्य भाग में वापस उसका स्वागत क्राउन प्रिंस सोसाइटी के कुछ उच्च रैंक वाले सदस्यों ने किया, यह देखते हुए कि उस पर क्राउन प्रिंस का आशीर्वाद था और पितृपुरुष पवन और बादल भी उसके गुरु थे। हर कोई तुरंत उसकी चापलूसी करने लगा। भावीर और बंगिश कहाँ हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उन्हें मेरे पास लाओ। बड़े भाई भावीर छोटू के साथ झगड़ा करने गए थे। हालांकि ऐसा लगता है कि छोटू को पता था कि क्या होने वाला है और वह छिप गया। बाद में भावीर ने एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि वह और बंगिश एक मिशन पर गए थे। उन्होंने अभी तक वापस रिपोर्ट नहीं दी है। बंगिश और बीरांगर की मौत अभी भी एक बड़ा रहस्य थी। भावीर और अन्य अभी भी संप्रदाय से दूर थे और मौतों की रिपोर्ट करने से पहले उनके लौटने तक इंतजार करने की योजना बना रहे थे। हालांकि फनायरा इतनी चतुर थी कि उसे स्थिति पर शक हो गया। क्राउन प्रिंस सोसाइटी के पास संदेश भेजने के गुप्त तरीके हैं, है ना? उन्हें तुरंत लौटने का संदेश भेजो। हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। उसके कमरे में प्रवेश करने के बाद क्राउन प्रिंस सोसाइटी के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया। यह लड़की पागलों की तरह आगे बढ़ रही है। अब वह किस स्तर पर है? क्या हमें वास्तव में बड़े भाई भावीर से संपर्क करने की आवश्यकता है? एक विशाल धारदार सींग वाला सुनहरा गैंडा सीधे ध्रुव की ओर बढ़ा। कुछ ही देर बाद उसके हाथ में एक सुनहरा दानव कोर था। सुनहरे गैंडे ऐसे राक्षस थे जो धातु खाते थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि उनकी हड्डियां, खून और मांसपेशियां सभी धातु की प्रकृति की हों। उनके शरीर धातु प्रकार की आत्मा औषधियों को बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री थे और उनके राक्षस कोर आत्मा हथियारों में डालने के लिए एकदम सही थे। अपने हाथ की लहर से उसने सुनहरे गैंडे के दानव कोर को अपने समुद्र के हृदय अंगूठे की अंगूठी में भेज दिया। वर्तमान में वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। दूर तक देख रहा था जहां काले बादल घूम रहे थे और लाशें घूम रही थीं। वह अब ब्लैक कॉर्प्स पर्वत के सबसे गहरे हिस्सों के बहुत करीब था। इस उद्यम में उसका मुख्य लक्ष्य यह देखना था कि क्या वास्तव में ब्लैक कॉर्प्स पर्वत में एक वैकल्पिक आयाम है जिसे हेवन कॉर्प्स आयाम कहा जाता है। आखिरकार डेमी इमोर्टल एकेडमी के पास फेंड कॉर्प्स पर्वत में एक आयामी मार्ग था। ब्लैक कॉर्प्स पर्वत में हेवन कॉर्प्स आयाम से शव ऊर्जा भी मौजूद थी, इसलिए इसमें ऐसा मार्ग होना चाहिए और वह उस आयाम से पौराणिक जीवन शक्ति झरने का पता लगाना चाहता था। नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के साथ महत्वपूर्ण प्रगति करने का एकमात्र तरीका वह झरना था। इसके बिना वह सफलता प्राप्त करने के किसी भी विचार को छोड़ सकता था। फनायरा को मुशारा की मौत के बारे में जानने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। यह बहुत बुरा है कि मैं उसके चेहरे पर भाव देखने के लिए वहां नहीं रह सकता। खैर, याना हेवन में उसके एजेंट निश्चित रूप से उसे बताएंगे कि मैंने क्या किया, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं संस्थान में नहीं हूं। डेमी इमोर्टल एकेडमी के बारे में ऐसे विचार उसके दिमाग में लगातार आते रहे क्योंकि वह पहाड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ रहा था।
स्विश! संक्षारक अत्यधिक विषैली शव ऊर्जा ने उसके चेहरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और लाशों की चीखें उसके कानों तक पहुंची। जल्द ही वह लाशों, कंकालों और यहां तक कि कुछ जॉम्बीकृत राक्षसों से भरी घाटी में पहुंच गया। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे सच्ची ऊर्जा का एक ज्वलंत विस्फोट हुआ, जिसने उन सभी को राख और शव ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित कर दिया। हर कुछ हजार साल बाद ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में हलचल मच जाती थी। लाशों की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती थी और जो भी जीव इसके संपर्क में आता था, चाहे वे इंसान हों या राक्षस, वे जॉम्बी में बदल जाते थे और अपने सामने आने वाले हर जीव को खाने की कोशिश करते थे। इसलिए ध्रुव जितने अधिक लोगों को मारता, पहाड़ों से आपदा की संभावना उतनी ही कम होती। उसकी असली ऊर्जा के स्तर को देखते हुए वह लगभग अजेय था और इसलिए उसके सामने आने वाले किसी भी जॉम्बी या कंकाल को तुरंत नष्ट कर दिया जाता था। वह नरक से आए दूत की तरह था। इस बीच उसकी ऊर्जा के सागर की गहराई में उसके नर कंकाल क्रूसिबल में विषैली ऊर्जा का एक बंडल, जो शैतान भूत जैसा दिखता था, क्रोध में चिल्ला रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि ध्रुव द्वारा ब्लाइट किंग स्कुलकडेविल से अवशोषित की गई ऊर्जा थी, जिसमें उस व्यक्ति की जीवन शक्ति का सार था। ध्रुव वर्तमान में अपनी प्लैटिनम सेज फायर का उपयोग जहरीली ऊर्जा को तोड़ने और उससे असली ऊर्जा निकालने के लिए कर रहा था। नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति नरक की आभा से भरपूर थी। नरक किस तरह की जगह थी? यह एक ऐसी जगह थी जहां सभी तरह के शैतान देवता छिपे रहते थे। एक बहुत बड़ी बुराई की जगह। यहां तक कि सबसे क्रूर शैतान देवता भी नरक की गहराई में शरण ले सकते थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी भट्टी की तरह था। इस प्रकार यह स्वाभाविक ही था कि ध्रुव में कुछ विषम सच्ची ऊर्जा विद्यमान हो सकती थी। लाशों और कंकालों को नष्ट करने के लिए विषैली ऊर्जा का उपयोग करके वह आग से लड़ रहा था और साथ ही जीवन शक्ति का सबसे शुद्धतम सार तत्व प्राप्त कर रहा था। अब तक उनकी ऊर्जा कलाएं परम शिखर पर पहुंच चुकी थीं, चतुर्थक जीवन अवसादन के कगार पर। साथ ही वह कुछ हजार साल पुराने शव राजाओं के ठिकाने खोजने की आशा कर रहा था। अधिक जीवन शक्ति सार का निर्माण करने से उसे अपनी सफलता के लिए और अधिक तैयार होने में मदद मिलेगी। और जैसे जैसे वह ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में आगे बढ़ता गया, वहां उतनी ही अधिक लाशें और कंकाल मिलते गए। उसी समय जिन प्राणियों का उसने सामना किया, वे और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे। 7वें चरण, 8वें चरण और 9वें चरण के दुश्मन प्रकट हुए। यहां तक कि कुछ बूढ़े शव भी थे, जो अपनी मृत्यु से पहले सैकड़ों वर्षों तक शीर्ष विशेषज्ञ थे। ध्रुव ने कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जो वर्षों पहले यानहेवन क्षेत्र में प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। आखिरकार ऊर्जा के स्वामी 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं, और अगर ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों से लाश की ऊर्जा उनकी कब्रों में पहुंचती है तो वे लाश बन जाएंगे, अपना रास्ता खोदेंगे और वहां लाश राजाओं की सेवा करने के लिए पहाड़ों में प्रवेश करेंगे। ये कहना लगभग असंभव था कि पिछले कुछ सालों में ऐसी कितनी बार घटनाएं हुई थीं। इस प्रकार यह कल्पना की जा सकती है कि ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में कितनी शक्तिशाली शक्ति छिपी हुई थी। वास्तव में वहां फील्ड कॉर्प्स पर्वतों की तुलना में कहीं अधिक लाशें थीं। इसका एक कारण यह था कि फेंड कॉर्प्स पर्वत डेमी इमोर्टल एकेडमी के योद्धाओं के लिए प्रशिक्षण और अनुभव के लिए जाने के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य था। इसके विपरीत ब्लैक कॉर्प्स पर्वत सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। कोई भी वहां प्रशिक्षण के लिए नहीं जाता था और इस प्रकार बुरी ताकतें और अधिक मजबूत होने के लिए स्वतंत्र थीं। ध्रुव यहाँ अपने दिल की इच्छानुसार राक्षसों का वध करने में सक्षम था और राक्षस कोर लगभग बिना रुके उसके नरकंकाल क्रूसिबल में प्रवाहित हो रहे थे। ऐसे दानव कोर प्लैटिनम सेज फायर द्वारा तुरंत पिघल जाएंगे और शीघ्र ही शुद्ध जीवन शक्ति का सार बन जाएंगे। अचानक एक कब्र जैसा पहाड़ हिल गया और लाशों की आभा का एक विशाल स्तंभ हवा में उछल गया। जवाब में आसपास के कंकाल और लाशें सभी निष्ठा में झुक गईं। 1000 साल पुराना शव राजा प्रकट हुआ था। ध्रुव इतनी उत्सुकता से दुनिया को शैतानों और राक्षसों से मुक्त कर रहा था कि उसने उस स्थान के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक का ध्यान आकर्षित किया था। यह लाश राजा वास्तव में सुनहरा था, सुनहरे पंखों के साथ। यह अनिश्चित था कि वह एक इंसान था या शैतान। जैसे ही स्वर्ण शव राजा प्रकट हुआ, एक तेज हवा चली जो सोने की धारियों से भरी हुई थी। यह धातु प्रकार की सच्ची ऊर्जा थी, अत्यंत शक्तिशाली, ऐसी ऊर्जा जो लगभग किसी भी चीज को भेद सकती थी। दिव्य यक्ष स्टार मेटल ऑनरोरा वह गुर्राया। उससे निकलने वाली ऊर्जा कला में उतार चढ़ाव उदास और ठंडे थे और एक घातक हमले का संकेत थे। ब्लैक कॉर्प्स पर्वत की इतनी गहराई में किसी ने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की है? ये कई साल हो गए हैं। तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा का दावा कर लिया है, बदमाश। तो एक शव जो यक्षों के दाव की साधना करता है,
यक्ष ऊर्जा कलाओं को बुरा माना जाता था और उन्हें साधना के बाद वे स्थूल शरीर में भौतिक पंख विकसित कर देते थे, जिससे अभ्यासी एक वास्तविक उड़ने वाले यक्ष में परिवर्तित हो जाता था। डेमी इमॉर्टल एकेडमी में यह एक निषिद्ध शैतानी कला थी। आखिरकार केवल गैर मानव ही इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे ही चमकती हुई रोशनी निकट आई, ध्रुव ने एक ऊर्जा क्षेत्र मुक्त किया, जिससे सब कुछ इतनी तीव्रता से कांपने लगा कि पहाड़ टूटने लगे और जमीनें फटने लगीं। जहां तक स्टार मेटल ऑनरोरा के उतार चढ़ाव का सवाल है, वे बिखर गए। मैं नरक को नियंत्रित करता हूँ और वहां सभी नरकीय देवताओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसलिए मैं नरक के जादुई नियमों का आह्वान करता हूँ कि वे तुम्हारी शक्ति को छीन लें। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव ने जो शब्द कहे थे वे नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति से ही आए थे। स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थी, जिसने उड़ते हुए शव राजा को पूरी तरह से डुबो दिया। शव राजा हतप्रभ रह गया और उसे तुरंत ही यह आभास हो गया कि अब उसका अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। जैसे ही वह आकाश से नीचे गिरा, उसका शरीर ढह गया। वह चीखा, तुम कौन हो? तुम जादू के नियमों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? ये कौन सी शैतानी कला है? इसमें नरक की शक्ति है, जो सभी दानवों शैतानों के लिए अभिशाप है। तुम इंसान हो या शैतान? चमकती आंखों से ध्रुव ने उसे मार डाला। अपने राक्षसी कोर को निकालने के बाद, जो कि बहुत बड़ा था, उसने उसे पिघलाने के लिए प्लैटिनम सेजफायर में फेंक दिया। प्लैटिनम सेजफायर देवताओं की सेना से आशीर्वाद की तरह था और सभी प्रकार की राक्षसी, शैतानी और बुरी ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकता था। और यही वह सटीक कारण था जिसके कारण ध्रुव ब्लैक कॉर्प्स पर्वत की गहराई में प्रवेश करने के लिए इतना उत्सुक था और उनसे परे हेवन कॉर्प्स आयाम नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति सभी प्रकार के दानवों के लिए अभिशाप थी। और इस प्रकार यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसका उपयोग आसानी से उन्हें कुचलने के लिए किया जा सकता था। सुनहरे शव वाले राजा को मारने के बाद ध्रुव बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता रहा। अफरा तफरी। अचानक एक पहाड़ की चोटी फट गई, जिससे बड़े बड़े पत्थर चारों तरफ उड़ने लगे, साथ ही धूल के बादल भी छा गए। अंदर एक कब्र थी, जिसकी गहराई में एक कांस्य ताबूत था। ताबूत के अंदर आंखें खुल गईं और वे इस तथ्य पर आश्चर्य से चमक उठीं कि उसके ऊपर पहाड़ अभी अभी नष्ट हो गया था। यह शक्ति का वह स्तर था जो स्पष्ट रूप से प्राथमिक जीवन अवरोधन स्तर से भी अधिक था। और फिर भी जैसे ही आंखें खुलीं, ताबूत के ऊपर एक हाथ प्रकट हुआ। उसने 1000 साल पुराने शव का गला पकड़ लिया और उसे बाहर खुले में खींच लिया। इस लाश ने हाल ही में मानव रक्त पिया था और साधना के सत्र के बीच में था, लेकिन अब उसने खुद को एक युवा व्यक्ति की पकड़ में पाया। सहज रूप से अपने नुकीले दांत दिखाते हुए वह ध्रुव के हाथ की ओर झपटा और उसका खून चूसने लगा। हालांकि जब उसके नुकीले दांत ध्रुव की त्वचा को छूते हैं तो वे टूट जाते हैं और फिर उसका पूरा शरीर फट जाता है। एक पल बाद ध्रुव के पास एक और दानव कोर होता है। यह खून से लाल होता है। ये उन पिशाचों के रक्त दानव कोर के समान लग रहा था जिन्हें उसने कुछ समय पहले मारा था। यह एक पिशाच लाश राजा था जो बेहद शक्तिशाली था, जो आमतौर पर दिन में सोता था और रात में शिकार करने के लिए बाहर जाता था। यह लंबे समय से ब्लैक कॉर्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा था, लेकिन अब ध्रुव ने उसके आतंक के शासन को समाप्त कर दिया था और निसंदेह इस प्रक्रिया में उन्हें लाभ हुआ। ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में सफाई करने का समय आ गया था तथा यथासंभव अधिकाधिक 1000 वर्ष पुराने शव राजाओं का अंत कर दिया गया था। जैसे जैसे ध्रुव पहाड़ों में आगे बढ़ता गया, अनगिनत लाशें और कंकाल उसके हाथों मारे गए। उसने अनगिनत कब्रों को तोड़ दिया, लाशों और लाशों के राजाओं की आभासी सेनाओं का वध किया। आम तौर पर भयानक रूप से शक्तिशाली 1000 साल पुराने लाशों के राजा पहाड़ों में दुबके रहते थे, निर्दोष मनुष्यों पर कत्लेआम की लहर शुरू करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते थे। लेकिन इस बार ध्रुव यह सब रोक रहा था। कबाम! ध्रुव द्वारा विनाशकारी सच्ची ऊर्जा का प्रवाह छोड़े जाने पर एक और पर्वत शिखर फट गया। वह लंबे समय से यह देखने का मौका पाने की उम्मीद कर रहा था कि वह वास्तव में कितना विनाशकारी हो सकता है, और यह सही अवसर था। आखिरकार वह अपनी ऊर्जा कलाओं को सीमा तक धकेलने में सक्षम था ताकि यह देख सके कि वे क्या करने में सक्षम है। जब वह ऊर्जा का मास्टर था तो उसकी अजेय राजा की मुट्ठी झील के पानी को हवा में उछालने में सक्षम थी, लेकिन अब वह उससे हजारों हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अब वह आसानी से पर्वत शिखरों को तोड़ सकता था। वह युद्ध के अजेय देवता की तरह था, जहां भी जाता था अपने साथ विनाश लेकर आता था। पहाड़ टूट गए। प्लैटिनम सेजफायर ने गंदगी के हर कण को जलाकर राख कर दिया। वह लंबे समय से यान हेवन को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए इन पहाड़ों को साफ करने पर विचार कर रहा था, और अब वह वास्तव में एक एक करके हजारों साल पुराने शव राजाओं को उखाड़कर उनका अंत कर रहा था। एक छोटे से दिन में उसने उनमें से 6 को मार डाला। उसने जितने जॉम्बी और कंकालों को खत्म किया, उनकी गिनती करना सचमुच असंभव था।
वह एक निर्दयी मांस की चक्की थी जिसका कोई भी दानव शैतान संभवतः सामना नहीं कर सकता था। अब उसके अंगूठे की अंगूठी में मास्टर ऑफ एनर्जी स्तर के 100 से ज्यादा जॉम्बी दानव कोर थे और सैकड़ों 8वें चरण के संस्करण। वे दानव कोर थे जो इस समय उसके लिए अनिवार्य रूप से बेकार थे, लेकिन उसके कबीले के लिए धन के पहाड़ के रूप में काम करेंगे। अपने चारों ओर लगातार फैली प्लैटिनम आर्शी अग्नि के कारण वह अपने चारों ओर के पहाड़ों के अंधेरे में चमकते हुए प्रकाश की तरह था। प्रिय प्रभु, एक ही दिन में 6000 साल पुराने लाश राजा, क्या वे सभी जीवन रक्षक हैं? अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे वे सभी एक साथ हमला करने के लिए उकसाए गए तो याना हेवन के बचने का कोई रास्ता नहीं था। दरअसल मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, मुझे और ज्यादा लोगों को और तेजी से मारना है। गति बढ़ाते हुए उन्होंने प्लैटिनम सेज फायर छोड़ा, जिससे सैकड़ों मीटर चौड़ा एक विशाल गोला बना जो बाद में फट गया, जिससे आग की वर्षा होने लगी। यह कुछ ऐसा था जो नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से आता था। जिन स्थानों पर बुरी ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती थी, प्लैटिनम सेज फायर उसे शुद्ध करने के लिए फूट पड़ता था। ज्यादातर लाश राजा अपना समय सोने में बिताते थे और अपनी नापाक कलाओं को विकसित करने के लिए जरूरी घातक भूमिगत ऊर्जा को अवशोषित करते थे। कभी कभार ही वे आत्मिक प्राणियों या मनुष्यों का शिकार करने के लिए निकलते थे ताकि उनका खून चूस सके। आखिरकार अगर वे मनुष्यों को बहुत बेशर्मी से मारते तो यह शक्तिशाली रूढ़िवादी संगठनों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। इसका एक अच्छा उदाहरण ब्लड डेमन ग्रोटो से पिशाच डाकू बल था। वे बहुत पहले ही पूरी तरह से पराजित हो चुके थे। ध्रुव ने प्लैटिनम सेज फायर की बारिश को देखा, फिर आह भरी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस क्षेत्र में कोई लाश राजा नहीं था। हालांकि यह अभी भी इसके लायक था। जब तक यान हेवन पर हमला करने के लिए लाशों की सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए कोई लाश राजा नहीं था, तब तक उसके पिता स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे। वह पहाड़ों में और भी गहरे चला गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, जो उसे क्वार्टरनरी लाइफ सीजिंग के करीब पहुंचा रही है। अचानक कई आवाजें उसके कानों में पड़ीं, जैसे प्रतिशोधी आत्माओं का एक समूह एक साथ चिल्ला रहा हो, मुझे मेरा जीवन वापस दे दो, मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। इसके साथ ही सबसे ज्यादा बुरी ऊर्जाएं भी थीं। यहां तक कि हवा भी बुरी हो गई थी। दूर से देखने पर उसे एक काली धुंध जैसी चीज दिख रही थी जो चीखने का स्रोत थी। धुंध के बीच में सिर्फ दुष्ट भूतों के चेहरे ही दिखाई दे रहे थे। वह अब ब्लैक कॉर्प्स पर्वत की अंतिम गहराई के करीब पहुंच चुका था, जो इतनी गहरी बुराई की जगह है कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ तक कि ऊर्जा का एक मास्टर भी अगर इस स्थान पर पहुंचता है तो उसकी रक्षात्मक असली ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वह कुछ ही मिनटों में झोंबी बन जाता है। यहाँ की दुष्ट ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उससे हवा विकृत हो गई थी। तो मैं ब्लैक कॉर्प्स पर्वत के बारे में सही था। उसकी खुशी के लिए आगे की विकृतियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में एक आयामी मार्ग था जो काल्पनिक हेवन कॉर्प्स आयाम की ओर जाता था। यहीं पर वह जीवन शक्ति का झरना पा सकेगा। इसके साथ ही उसने अपनी सारी जादुई शक्ति वापस अपने अंदर खींच ली। पवित्र कवच के प्लैटिनम सूट के फैलने से चटकने की आवाजें गूंजने लगीं, जो उसके शरीर को ढकने के लिए फैला हुआ था ऐसी लपटों से जल रहा था जो पास आने वाली किसी भी बुरी ऊर्जा को नष्ट कर सकती थी। यह कोई और नहीं बल्कि उसका नरकीय देवता प्लेट कवच था। अतीत में यह गहरे सोने का था, लेकिन हर बार जब उसने जीवन को जब्त किया तो वह मजबूत हो गया और उसका कवच बदल गया। धीरे धीरे यह स्वर्ग में देवताओं की सेना की महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए प्लैटिनम का पवित्र रंग बन गया। वह पहाड़ों में और भी गहरे चला गया। हर कदम पर उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि दुष्ट ऊर्जा और जंगली विकृतियां मजबूत होती जा रही थीं। यहाँ तक कि अन्य साधारण लाइफ सीजरों को भी ऊर्जा का विरोध करने में कठिनाई होती और अंततः उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता। लेकिन ध्रुव अलग थी। गॉड मैमथ ने नरक को दबाने के लिए देवताओं की सेना की परम शक्तियों का सहारा लिया। यह मात्र एक दुष्ट ऊर्जा थी जो कुछ भी नहीं थी। नष्ट हो जाओ। उसके नरकीय देवता भाले ने वार किया, जिससे वह दुष्ट ऊर्जा दूर भाग गई और वह आगे बढ़ गया। अपने चारों ओर भूतों का रोना और देवताओं का विलाप सुनकर उसे सचमुच ऐसा लग रहा था मानो वह नरक में जा रहा हो। अब तक यह बताना असंभव था कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर क्या है। दिशाएं अर्थहीन थीं। हालांकि अपनी सच्ची ऊर्जा की बदौलत वह उस दुष्ट ऊर्जा के स्रोत को महसूस कर सकता था और धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ सकता था जो ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों से निकलकर हेवन कॉर्प्स आयाम में जाता था। वह बादलों के समुद्र के ऊपर मौजूद माइनर कॉसम विश्व के अलावा वैकल्पिक आयामों से विशेष रूप से परिचित नहीं था। हालांकि जब तक वह द्वार खुला रहेगा जिसे वह खोज रहा था, तब तक उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे ढूंढ लेगा। मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। अचानक ध्रुव की ओर एक घातक ऊर्जा का उछाल आया, जिसे प्लैटिनम सेज फायर के विस्फोट द्वारा रोक दिया गया। उसके ठीक पीछे एक शैतानी भूत दिखाई दिया, एक विशाल काय, काली सी चीज जिसके पंजे क्रूर थे।
ये वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरी तरह से धुएं से बना हो, न कि एक भौतिक शरीर से। शैतान भूत आत्मा शरीर। ध्रुव को तुरंत एहसास हुआ कि यह एक प्रकार का शैतान भूत था, जिसका भौतिक शरीर के विपरीत एक आत्मिक शरीर था। ऐसे प्राणियों को खत्म करना मुश्किल था। आखिरकार साधारण ऊर्जा कलाएं आत्मिक शरीरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। केवल महान धार्मिक ऊर्जा जो तीव्र गर्मी से भरी हो ही इस तरह के क्रूर और घातक शैतान भूतों के खिलाफ कुछ कर सकती है। ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में अत्यंत तीव्र दुष्ट ऊर्जा के कारण मरने वाले कुछ प्राणी अपने पीछे आत्मा छोड़ जाते थे, जो बाद में दूषित हो जाती थी और शैतान भूत में परिवर्तित हो जाती थी। जहां तक इस विशेष शैतान भूत की बात है, तो यह उन 1000 साल पुराने लाश राजाओं के स्तर से कहीं ज्यादा था जिनसे उसने अब तक लड़ाई की थी। यह ब्लाइट किंग स्कुल का डेविल से भी ज्यादा शक्तिशाली था और भावीर के स्तर के करीब पहुंच रहा था। जब उसका गुप्त हमला विफल हो गया तो वह एक काले बादल में बदल गया, जिसने बाद में एक विशाल भूत के पंजे का रूप ले लिया। पाताल लोक का भूत पंजा। यह चीखा। गहरे हरे रंग की लपटें भूत के पंजे को चारों ओर से घेर लेती थीं जब वह हवा में उछलता था, जिससे एक निर्वात पैदा होता था और धातु के धातु से रगड़ खाने जैसी आवाजें निकलती थीं। यह एक ऐसा पंजा था जो अपने शिकार को पाताल लोक में इतनी दूर तक खींच सकता था कि उसका कभी पुनर्जन्म नहीं हो पाता। ऐसी थी पाताल लोक के घोष्टकलौ की शक्ति, जो वास्तव में एक भयावह और क्रूर ऊर्जा कला थी। जवाब में ध्रुव ने अपनी जगह पर घूमकर अपना भाला बाहर फेंका, जिससे वह एक तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। प्राचीन काल के एक उग्र देवता की तरह, एक जलते हुए सूरज की तरह। वूस भाले से भूत का पंजा छिद गया और शैतान भूत हताशा में चीख उठा। भूत आत्मा का कब्जा। जीव से आत्मा के उतार चढ़ाव फूट पड़े। एक बीमार हरे रंग की ऊर्जा प्रवाह बन गया, जो किसी तरह ध्रुव के कवच को दरकिनार कर दिया और पलक झपकते ही उसके शरीर में प्रवेश कर गया। स्पष्ट रूप से यह शैतान भूत उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। ठंड ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि उस चीज की इच्छा ने उसके मेरिडियन में असली ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की और उसके दिमाग और आत्मा पर हमला हुआ। सभी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं। सच्ची ऊर्जा वापस लौटो। ठंडी हंसी के साथ उसने अपनी सारी सच्ची ऊर्जा को वापस अपनी ऊर्जा के समुद्र में खींच लिया और उसके साथ शैतान भूत को भी खींच लिया। अफरा तफरी। जैसे ही भूत उसकी ऊर्जा के सागर में घुसा, नरक की आग का कुंड प्रकट हुआ और भूत को उसमें फेंक दिया गया। फिर खून जमा देने वाली चीखों के साथ सिसकने की आवाजें गूंज उठीं। एक आत्मिक शरीर के रूप में शैतान भूत अनिवार्य रूप से जीवन शक्ति ऊर्जा की अभिव्यक्ति थी, जो विषम सच्ची ऊर्जा के बहुत समान थी। ज्यादातर लोगों के लिए विषम सच्ची ऊर्जा का प्रवाह साधना में विचलन का कारण बन सकता है और संभवतः शरीर का भौतिक विस्फोट भी हो सकता है। और अगर कोई शैतान भूत किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाए तो वह अंततः एक राक्षस बन जाएगा। दुख की बात है कि इस शैतान भूत के लिए नरक की आग का कुंड सभी आत्मिक शरीरों का दुश्मन था। कितना शक्तिशाली शैतान भूत है। शैतान भूत के पास नरक की आग से बचने के अनगिनत तरीके थे, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर नहीं था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्लैटिनम सेज फायर ने प्रतिशोधी आत्मा को खा लिया और उस दुष्ट ऊर्जा को शुद्ध जीवन शक्ति के सार में बदल दिया, जो ध्रुव के अगले कणों में बह गई। इस शैतान भूत का आत्मिक शरीर एक चतुर्थक जीवन रक्षक के समतुल्य था। जीवन में यह चीज चाहे जो भी रही हो, यदि मृत्यु के बाद यह ज़ॉम्बी में बदल जाती तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वह एक मांसल शरीर से अधिक कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बजाय यह एक शैतान भूत में बदल गया, जो एक अलग मामला था। इसकी आत्मा बिखरी नहीं थी, जो केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणियों के साथ होता है। यह स्पष्ट रूप से मरने से पहले बहुत शक्तिशाली था। ध्रुव ने धीरे से सांस छोड़ी, अपने आसपास की लहरदार दुष्ट ऊर्जा को देखते हुए। शैतान भूत ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने स्थिति को पलट दिया और बहुत लाभ उठाया। वास्तव में यह लाभ 9 यांग अमर ऊर्जा से कम नहीं था, जिसे उसने माइनर कॉसम दुनिया से अवशोषित किया था। तो ऐसा लगता है कि ये शैतान भूत मांस और रक्त के शरीर की तलाश करते हैं, ताकि वे उन पर कब्जा कर सकें या उन पर परजीवी बन सकें। शायद मुझे खुद को उनके लिए खोल देना चाहिए, जैसे कि पुरानी कहावत है कि भेड़िए को अपने घर में आमंत्रित करें। फिर एक बार जब वे अंदर आ जाते हैं तो मैं उन्हें अपने हेल फायर क्रूसिबल में फंसा सकता हूँ। मैं इन शैतान भूतों से वैसे ही लाभ उठा सकता हूँ जैसे मैंने 9 यांग अमर ऊर्जा से लाभ उठाया था। वास्तव में उनमें से पर्याप्त मात्रा में होने पर मैं शायद क्वार्टरनरी लाइफ सीजिंग या यहाँ तक कि क्विनरी तक पहुंच सकता हूँ। उस समय डेमी इमोर्टल एकेडमी में एकमात्र लोग जो संभवतः मुझे समस्याएं दे सकते थे वे लीजेंडरी होंगे। इसके साथ ही वह उस घुमावदार दुष्ट ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, जिसे वह जानता था कि वह स्वर्गीय शव आयाम का प्रवेश द्वार था। लेकिन फिर आगे बढ़ने से ठीक पहले वह रुक गया। इस अजीबोगरीब स्पेस टाइम पहलू में जाने से पहले मुझे और मजबूत होने की जरूरत है,
अन्यथा मैं खुद का बचाव करने में सक्षम होने के बारे में कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ। इसके साथ ही उसने अपनी असली ऊर्जा को खींच लिया और उसे अपने डेंटियन क्षेत्र में छिपा लिया। उसने अपनी आर्षी अग्नि को भी बुझा दिया, जिससे केवल बहुत कमजोर रक्षात्मक ऊर्जा ही बची। फिर उसने जानबूझकर अपने रक्त प्रवाह को उत्तेजित किया और सभी दिशाओं में ऊर्जा की मजबूत तरंगें भेजीं। लगभग तुरंत ही कई भूतों की चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शार्क से भरे पानी में खून फेंक दिया हो, और भूतों की आग की लहरें हर दिशा में दिखाई देने लगीं। उनमें से कुछ मुट्ठी भर के आकार के थे और स्पष्टतः बहुत कमजोर शैतान भूत थे, लेकिन उनमें से एक पहाड़ जितना बड़ा था, ज्वाला की एक विशाल लपट जो ताकत के मामले में लगभग वारिस के बराबर थी। एक शैतान भूत जो कम से कम क्विनरी लाइफ सीजर जितना शक्तिशाली था। क्या सुंदर मांसल शरीर है, कितनी मजबूत रक्त ऊर्जा। अगर मैं अपने इस्तेमाल के लिए उस खोल को पा सकता तो मैं साधना के बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता था। अचानक भूत की आग का पहाड़ जैसा पिंड आत्मा के उतार चढ़ाव के साथ धड़कने लगा और उसने शैतानी रूप धारण कर लिया। ये प्राणी इतना शक्तिशाली लग रहा था कि वह आसमान से सितारों को गिरा सकता था और सभी अन्य भूतों को पूजा में दंडवत करने के लिए मजबूर कर सकता था। शैतानी छवि ध्रुव के ऊपर मंडराते हुए अन्य सभी सृष्टि को ढकने लगी थी। क्रैक, खड़खड़ाहट। जैसे ही शैतानी छवि उसके करीब आई, ध्रुव के चारों ओर की वास्तविक ऊर्जा बिखर गई और वह चीज उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अमर शैतान आत्मा। अविश्वसनीय स्तर की शक्ति ने ध्रुव के मांसल शरीर को जकड़ लिया तथा उसकी शिरोबिंदुओं पर नियंत्रण कर लिया। यह अनुमान लगाना लगभग असंभव था कि यह शैतान भूत कितना शक्तिशाली था। यह स्पष्ट रूप से वारिस से भी अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि इसने संभवतः 6 बार जीवन पर कब्जा किया था। जैसे ही शैतान भूत ने उसमें प्रवेश किया, उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने के कगार पर कांप रही है। शैतान भूत की बर्फीली सच्ची ऊर्जा के कारण उसका खून भी जम गया था। उसने सोचा, क्या मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया है? इस शैतान भूत से होने वाला खतरा लगभग समझ से परे था। हालांकि वह आसानी से हार नहीं मानेगा और खुद को अनंत काल के लिए नरक में नहीं डालेगा। मैं एक नरक देवता की तरह हूं। मैं अपने पैरों के नीचे शैतानों को कुचलता हूं और सभी प्रकार के भूतों को आदेश देता हूं। जैसे ही उसने कहा, उसकी आवाज सच्ची ऊर्जा से भर गई और उसकी नरक की आग की क्रूसिबल प्रकट हुई। शैतान भूत ने दुष्टता से हंसते हुए कहा, तो बेटा, ये सब एक चाल थी। मुझे वश में करने की उम्मीद में अपने घर में भेड़िए को आमंत्रित करना। तुम्हारे लिए दुख की बात है कि तुम्हारी योजनाएं कोई काम नहीं आएंगी। मैं अमर शैतान आत्मा की साधना करता हूँ। कोई भी प्रकार की जलती हुई सच्ची ऊर्जा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम किस संप्रदाय से हो? जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। दुख की बात है कि मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने जा रहा हूँ और तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए दबा दूंगा। अमर शैतानी आत्मा, ध्रुव ने चौंकते हुए सोचा। उसने वास्तव में इस प्रकार की ऊर्जा कला के बारे में डेमी इमोर्टल एकेडमी में सुना था। यह आमतौर पर आत्मा शरीर वाले शैतान भूतों के बीच विकसित की जाने वाली चीज थी। प्राचीन काल में शैतान भूतों को कई चीजों से डर लगता था, जैसे आग, सूरज की रोशनी, रक्त ऊर्जा, जंगली जानवर और जलती हुई सच्ची ऊर्जा। आखिरकार शैतान भूतों के बीच एक शानदार प्रतिभा का उदय हुआ। एक ऐसा प्राणी जिसे भूत सम्राट यम कहा जाने लगा। वह वही था जिसने अंततः भूतों के दांव अमर शैतान आत्मा की एक ऊर्जा कला बनाई। कोई भी शैतान भूत जिसने इसे विकसित किया, उसे अब जलती हुई आग या सुनहरी रक्त ऊर्जा से डर नहीं लगेगा। वास्तव में यहाँ तक कि शैतान भूत भी जो अभी अभी अस्तित्व में आए थे, लेकिन उन्होंने उस तकनीक को अपनाया, वे कभी भी दिन के उजाले में बाहर जा सकते थे। आखिरकार सुदूर अतीत के कई महान ऋषियों ने भूत सम्राट यम को हराने के लिए सेना में शामिल हो गए और उनकी तकनीक समय की रेत में खो गई। और फिर भी वही तकनीक वापस दुनिया में थी और एक विशाल शैतान भूत द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। नरक को कुचलने वाला गॉड मैमथ पहाड़ की तरह अविचल। उस पल में कुछ कौशल और योग्यताएं जिन पर उसने इतनी मेहनत की थी, अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हो गईं। उसने अपने भीतर के शैतान को हरा दिया था, त्वरित प्रहार का ज्ञान प्राप्त किया था और सर्वोच्च आत्मविश्वास प्राप्त किया था। हालांकि यह शैतान भूत अमर शैतान आत्मा के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे न तो खुशी महसूस होती थी, न ही दुख और न ही डर। जैसे ही शैतान भूत ने उसके दांतियन क्षेत्र में प्रवेश किया, एक देवता प्रकट हुआ जिसका सिर हाथी जैसा और शरीर मानव जैसा था। एक विशालकाय देवता। इसके अलावा यह देखना मुश्किल था कि गॉड मैमथ के ठीक पीछे एक नर्क पोर्टल था। वह क्या है? एक गॉड मैमथ
शैतान भूत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। वह कैसे विश्वास कर सकता था कि उसे इस मानव के अंदर देवताओं की ऊर्जा कला का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भूत सम्राट यम एक महान आर्षि थे, लेकिन नरक में मौजूद अनगिनत शैतानों की तुलना में उनका कोई महत्व नहीं था। सुदूर अतीत के महान ऋषि मुनि मनुष्यों की दुनिया पर राज करने वाले संतों से कुछ ज्यादा ही थे। वे अपने रहस्यमय अस्तित्व के क्षेत्र में मौजूद देवताओं की अद्वितीय सेना की तुलना में कुछ भी नहीं थे। सभी शैतान भूत देवताओं की सेना द्वारा बनाए गए गॉड मैमथ से डरते थे। ऐसी संस्थाएं पौराणिक कथाओं और शैतान भूतों की विरासत में मिली यादों दोनों में मौजूद थीं। ये सही है, एक गॉड मैमथ जो नरक को कुचल सकता है। स्वर्ग में देवताओं की सेना से शक्ति का उच्चतम स्तर। आप अमर शैतान आत्मा की साधना करते हैं, जो भूत सम्राट यम द्वारा बनाई गई एक छोटी सी तकनीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज मेरी ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला की तुलना कर सकती है, तो आप भ्रम में हैं। तुरंत प्लैटिनम सेज फायर हर जगह फैल गया। अचानक विशाल शैतान भूत चिल्लाया, सभी प्रकार के शैतान और भूत तुरंत आओ और इस मानव शरीर को खाने में मेरी मदद करो। तुरंत ही उस क्षेत्र के असंख्य शैतान भूत वहां पहुंचने लगे। जब हजारों दुष्ट शैतानों ने ध्रुव के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो आसपास की दुष्ट ऊर्जा में हरे रंग की भूत अग्नि टिमटिमा उठी। ध्रुव को अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव महसूस हुआ, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह सचमुच भेड़िए को अपने घर में आमंत्रित कर रहा था। वर्षों पहले जब महान अर्षिगण अपनी सिद्धि प्राप्त करते थे, तो उन्हें अक्सर शैतानों और राक्षसों के समूह द्वारा घेर लिया जाता था। इस समय ध्रुव को भी वही उपचार मिल रहा था। हालांकि ये स्वर्ग से परे से आए राक्षस नहीं थे, और ध्रुव भी एक महान आर्षि के स्तर का नहीं था। ये मौत तक की लड़ाई थी, और केवल एक पक्ष ही जीवित बच सकता था। अनगिनत भूत उसके अंदर घुस आए, उसकी शिरोबिंदुओं को भर दिया, उसके डेनेटियन क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े, उसके एक्यू पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया, उसके 5 विसरा और 6 आंतों पर आक्रमण कर दिया, यहां तक कि उसके मस्तिष्क पर भी कब्जा कर लिया। पलक झपकते ही ध्रुव पूरी तरह से शैतान भूतों से घिर गई थी। उनमें लाखों थे, और उन्होंने उसके शरीर को एक जीवित नरक बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना तकनीकों का उपयोग उसकी ऊर्जा, रक्त और जीवन शक्ति को छीनने के लिए करना शुरू कर दिया था। होली डॉटर मैनी फ्लावर्स जैसी शीर्ष विशेषज्ञ भी ऐसी स्थिति में बेबस होंगी। केवल एक लीजेंडरी ही शायद जवाबी हमला करने के लिए कुछ कर सकता था। हालांकि भूतों की भीड़ द्वारा उसे नरक में बदलने की हकीकत नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के अनुरूप थी। अनगिनत शैतान भूतों की आभा उसकी शिरोबिंदुओं में घूम रही थी, उसकी सच्ची ऊर्जा को पूरी तरह से बुराई में बदलने की कोशिश कर रही थी। और तभी ध्रुव के भीतर कुछ गहराई से जाग गया। शैतानों की भीड़ से मुझे अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हो? खैर, मैं उन सभी को मार डालूंगा। उसने अपना सिर पीछे किया और दहाड़ा, क्योंकि पॉप 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 एक के बाद एक उसके भीतर के कई कणों ने अपनी शक्ति जारी कर दी। तुरंत वह प्लैटिनम सेज फायर में घिर गया। अप्रत्याशित रूप से वह क्वार्टरनरी लाइफ सीजिंग में टूट रहा था। कुछ छोटे शैतान भूत आग की लपटों में फट गए और जीवन शक्ति का सार बन गए, जिसने ध्रुव की सच्ची ऊर्जा की शक्ति को और बढ़ावा दिया। सबसे कम समय में ध्रुव की शक्ति तीव्रता में विस्फोटित हो गई और प्लैटिनम सेज फायर की एक नदी उसके भीतर से बह गई। जो भी शैतान भूत उसे छूता उसे मिटा देती थी। भूतो नहीं, मुझे इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। अमर शैतान आत्मा। भूत सम्राट यम शैतान भूत नरक की आग की भट्ठी से आजाद होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। अमर शैतान आत्मा की आभा फूट पड़ी, जैसे कि एक भूत देवता रो रहा हो जो प्लैटिनम आर्षि अग्नि की शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हो। वह दुष्ट शैतान भूत सब कुछ दांव पर लगा रहा था। दुर्भाग्य से ध्रुव ने हार नहीं मानी। लाखों पिघलते शैतान भूतों की शक्ति उसके शरीर के कणों में समा गई, जिससे 61वां, 62वां और 61वां जाग उठा। एक के बाद एक प्राचीन विशालकाय जीव जाग रहे थे। अजय प्लैटिनम आर्षि अग्नि के कारण उसे लाखों भूतों की शक्ति और लाखों शैतानों के रक्त का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। जैसे ही वह चतुर्थक जीवन अवसादन में प्रवेश कर गया, स्वर्ग और पृथ्वी की प्राण ऊर्जा जागृत हुई और उसमें प्रवाहित होने लगी। गरज, बिजली, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के प्रहारों के साथ ही वह दुष्ट ऊर्जा नष्ट हो गई। वह बहुत शक्तिशाली था, एक विशाल पर्वत की तरह जिसे हिला पाना असंभव था। वह लगभग एक महान आर्षि की तरह लग रहा था, जो इस दुनिया में साक्षात अवतरित हुआ था। अमर शैतानी आत्मा, नष्ट हो जाओ। उसके हाथों में जादुई मोहरों के निशान चमक रहे थे, जिनमें से प्रत्येक शक्तिशाली, धार्मिक और दिव्य था। जो शक्ति बाहर निकल रही थी वह आकाश में तैरते हुए नीले ड्रैगन, जमीन पर रेंगते हुए सफेद बाघ, ज्वालामुखी में पैदा हुए सिंदूरी पक्षी या समुद्र की गहराई में छिपे काले कछुए की तरह थी। क्षेत्र में व्याप्त विनाशकारी ऊर्जा विस्फोटक ढंग से बह गई, जिससे हर दिशा में 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र साफ हो गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्लैटिनम सेज फायर ने एक महल का आकार लेना शुरू कर दिया।
जिसमें अग्नि के वृक्ष, पवित्र जानवर और अन्य दिव्य दृश्य शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि उसी समय ध्रुव को अचानक उसके माथे पर बैठे सुनहरे शैतान से एक संदेश मिला। उसके दिल में अचानक एक नाम उभर आया, भगवान सेना स्वर्ग। यह नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति की एक और विशेष क्षमता थी। तो यह ऐसा ही है। नरक देवता भाला, राक्षस शैतान पंख, नरक देवता प्लेट कवच, नरक अग्नि क्रूसिबल और नरक पोर्टल के बाद भगवान सेना स्वर्ग है। नरक पोर्टल वैकल्पिक आयामों को तोड़ सकता है। शैतान देवताओं को बुलाने के लिए नरक के विमानों से सीधे जुड़ सकता है। जहां तक भगवान सेना स्वर्ग की बात है, यह अत्यंत पवित्रता की भूमि है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता है और यह अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगी। गॉड लीजन पैराडाइज पर महारत हासिल करने के लिए उसे स्पेस टाइम के जादू को समझना जरूरी था। अगर वह ऐसा कर पाता तो वह अपनी असली ऊर्जा को एक शुद्ध भूमि में बदल सकता था, एक ऐसा स्वर्ग जो हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेगा और जिस पर कभी आक्रमण नहीं किया जा सकेगा। बेशक नर्क पोर्टल की तरह गॉड लीजन पैराडाइज भी कुछ ऐसा था जो नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति की साधना में बाद में विकसित होगा, अभी नहीं। सबसे अधिक संभावना यह है कि वैकल्पिक आयामों के गहन रहस्यों को समझने और उन्हें साधना में उपयोग करने से पहले उसे महापुरुष बनने की आवश्यकता होगी। अगर वह हेल पोर्टल और गॉड लीजन पैराडाइज को लाइफ सीजर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है तो वह निश्चित रूप से लीजेंडरीज को मारने में सक्षम होगा और यह उसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली बना देगा, यहां तक कि इतिहास में मौजूद सभी विशेषज्ञों को ध्यान में रखते हुए भी। आखिरकार प्राचीन अतीत की कहानियों में ही ऐसे लाइफ सीजरों के बारे में बताया गया है जिन्होंने लीजेंडरीज को मार डाला। वास्तव में ऐसी कहानियां अनिवार्य रूप से पौराणिक थीं और यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि वे सच थीं या झूठ। किसी भी मामले में ऐसा व्यक्ति कभी भी समृद्ध रसीला महाद्वीप में मौजूद नहीं था। ऐसे में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ध्रुव के लिए इस स्तर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। आखिरकार वह इंसान था, कोई देवता नहीं, न ही कोई स्वर्ग से आया देवता जो नश्वर दुनिया में उतरा हो और मानव शरीर में पुनर्जन्म लिया हो। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ, शक्तिशाली शैतान भूत ने मुक्त होने का एक और प्रयास करते हुए चीख कर कहा। नरक की आग की क्रूसिबल से पाताल लोक की आवाजें आ रही थीं, जो वास्तव में टूटने के संकेत दिखाने लगी थी। चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम इसे स्वीकार करोगे, ध्रुव ने चिल्लाकर कहा। इस क्षण से उनकी ऊर्जा कलाएं और भी उच्च स्तर तक पहुंच गईं। लाखों करोड़ों शैतानों को उसके इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा में बदल दिया गया था और शैतान भूतों में से सबसे बड़ा अब उसके नरक की आग की क्रूसिबल में फंस गया था। जैसे ही वह चीखा, वह शुद्ध महत्वपूर्ण ऊर्जा में पिघल गया, जिसने ध्रुव की असली ऊर्जा को मजबूत किया, जिससे वह और भी मजबूत हो गया। एक के बाद एक कण जाग उठे। 59, 70, 71। ध्रुव भी हैरान था कि उसे कितना लाभ हो रहा था। इस समय उसके पास 70 एक प्राचीन मेगा मैमथ की शक्ति थी जो झीलों को सुखाने और नदियों के प्रवाह को उलटने के लिए पर्याप्त थी। चतुर्थक जीवन सीजिंग। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने चारों ओर देखा और पाया कि सारी दुष्ट ऊर्जा पीछे हट गई थी और किसी भी तरह के शैतान भूत की आभा नहीं थी। उसने ब्लैक कॉर्प्स पर्वत की महत्वपूर्ण ऊर्जा को साफ कर दिया था। अब जॉम्बी के किसी भी तरह के झुंड का कोई संकेत नहीं था। यान हेवन सुरक्षित था। दुर्भाग्य से क्राउन प्रिंस से निपटने के लिए क्वार्टरनरी लाइफ सीजर होना भी पर्याप्त नहीं होगा। मुझे और आगे बढ़ना होगा, मजबूत बनना होगा। शायद जब मैं सेप्टेनरी लाइफ सीजिंग में हो जाऊं तो मैं लीजेंडरी को हरा सकूं। मुझे लगता है कि हेवन कॉर्प्स आयाम में प्रवेश करने और जीवन शक्ति वाले झरने की तलाश करने का समय आ गया है, या शायद मैं कुछ और शैतान भूत ढूंढ सकूं। अब जब उसे यह एहसास हो गया कि शैतान भूत कितने लाभदायक होते हैं तो उसे वास्तव में वे कुछ हद तक आकर्षक भी लगे और वह आशा कर रहा था कि वह जाल में फंसाने के लिए कुछ और भी अधिक शक्तिशाली संस्करण ढूंढ सकेगा। मैं आगे एक अन्य आयाम के घुमाव और विकृति को महसूस कर सकता हूँ। पहले से ही वह क्षेत्र अधिक बुरी ऊर्जा से भरने लगा था और वह इसके स्रोत को महसूस कर सकता था। जाहिर है यह स्वर्गीय शव आयाम का मार्ग था। अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था, इसलिए उसकी खोज की वस्तु को ढूंढना और भी आसान हो गया। एक क्षण बाद वह दुष्ट ऊर्जा और विकृतियां अचानक अधिक तीव्र हो गईं। वज्र! अचानक ही आयामी उतार चढ़ाव भयंकर रूप से फूट पड़े। प्रतिक्रिया में उनका प्लैटिनम रंग का इन्फर्नल देवता प्लेट कवच उछल पड़ा। आखिरकार ऊर्जा का यह घातक प्रवाह निश्चित रूप से शक्तिशाली लाइफ सीजर को भी काट सकता था। ध्रुव को उस भयानक ऊर्जा प्रवाह की गहराई में एक बहुत बड़ी आंख जैसी चीज दिखाई दे रही थी जो अस्तित्व में आती जाती रहती थी। यह वह आंख थी जो ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में मौजूद सभी भयानक ऊर्जा का स्रोत थी। घातक शैतानी आंख। ध्रुव ने आश्चर्य में बड़बड़ाया, यहाँ तक कि वह भी जानता था कि अगर कोई व्यक्ति शैतानी कलाओं को एक निश्चित स्तर तक विकसित करता है तो वह मौत की शैतानी आंखें बना सकता है। वे मृत्यु के दांव की अंतिम अभिव्यक्ति थे और जिस किसी प्राणी पर वे नजर डालते वह निश्चित रूप से मर जाता।
केवल महान आर्ष स्तर के काल्पनिक राक्षस ही उन्हें बना सकते थे। और अब उसके ठीक सामने एक घातक शैतानी आंख थी जो शैतानी ऊर्जा उगल रही थी और उसे एक दुखद अंत के कगार पर लाकर खड़ा कर रही थी। वह जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए उसने बस थोड़ी देर तक उसे देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई शैतानी आंख नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जो आंख जैसा दिख रहा था। यह स्पष्ट रूप से एक डेथली डेविल आई की तरह दिखने के लिए बनाया गया था, लेकिन वास्तव में यह एक वैकल्पिक आयाम यानी हेवन कॉर्प्स आयाम का एक मार्ग था। दुर्भाग्य से उसे यकीन नहीं था कि वास्तव में इसमें प्रवेश करना सुरक्षित है। आखिरकार वह वैकल्पिक आयामों और उनके प्रवेश और निकास के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था। अगर वह अंदर गया तो यह पूरी तरह से संभव था कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह अभी तक एक महान व्यक्ति नहीं था और इसलिए अंतरिक्ष समय के जादुई नियमों की अपेक्षित समझ का अभाव था। कुछ क्षण सोचने के बाद उसके चारों ओर की प्लैटिनम आर्ष अग्नि तरंगित हुई और एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गई, जो आगे बढ़ी और गलियारे में प्रवेश कर गई। यह मानव जैसी सच्ची ऊर्जा थी जिसे 1000 किलोमीटर की सोल लॉकिंग का ब्रांड दिया गया था। अगर वह मानव जैसी सच्ची ऊर्जा आयाम में प्रवेश कर सकती थी और फिर सुरक्षित वापस लौट सकती थी, तो यह संकेत होगा कि वह भी ऐसा कर सकता था। इसके अलावा वह यह भी आकलन कर सकता था कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। उसकी मानव सदृश सच्ची ऊर्जा मार्ग में लुप्त हो गई, फिर शैतानी ऊर्जा और शैतानी इच्छाओं से भरी अंतहीन निराशा की दुनिया में पुनः प्रकट हुई। वूश! उसने अपनी मानव सदृश सच्ची ऊर्जा को वापस लौटने का निर्देश दिया, जो उसने तुरंत किया। उस समय उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। उस अंधकारमय और उदास दुनिया का दृश्य उज्ज्वल और धूप भरे लघु ब्रह्मांडीय विश्व से एकदम विपरीत था। न केवल वह उस स्थान की वास्तविक गहराई को नहीं देख पाया, बल्कि उसे यह भी आभास हो गया कि उस स्थान पर एक शक्तिशाली शैतानी इच्छा शक्ति पहरा दे रही है, जहां मार्ग खुलता है। स्पष्टतः वहां कोई राक्षस प्रतीक्षा कर रहा था। यह स्थान ब्लैक फ्लडवर्म ग्रोटो से भी अधिक खतरनाक लग रहा था। ठीक है, मुझे बस एक योजना के साथ अंदर जाना है। आइए देखें कि इस जगह पर किस तरह के छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दूसरे आयाम के लिए एक साधारण मार्ग एक लीजेंडरी द्वारा संरक्षित किया जा रहा है ना? यहाँ तक कि माइनर कॉसम वर्ल्ड के गार्ड भी लाइफ सीजिंग लेवल में सिर्फ दिग्गज थे। वह सोचने और योजना बनाने के लिए कुछ मिनट के लिए बैठ गया। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार वह एक ऐसी योजना के साथ आया जिस पर उसे भरोसा था। इसके साथ ही वह आगे बढ़ा और तथाकथित डेथली डेविल आई में गायब हो गया। उसने अपने अंदर एक कंपन महसूस किया और फिर उसने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की। वह किसी दूसरी दुनिया में था, एक ऐसी जगह जो भयावह आभा और तीव्र दुष्ट ऊर्जा से भरी हुई थी। उसने चारों तरफ फैले विशाल मैदान देखे, एक बंजर भूमि जो पत्थरों, गंदगी और दलदलों से भरी हुई थी। हालांकि काली मिट्टी के बजाय सब कुछ खून के रंग का था। दलदल का पानी खून ही था और उनके भीतर हड्डियां दिखाई दे रही थीं। कभी कभी रक्त की सतह पर एक बुलबुला उठता था जो बाद में फट जाता था और हरे रंग की लपटें निकलती थीं, जो कि भूत आग के अलावा और कुछ नहीं होती थीं। कभी कभी भूत की आग एक मानव चेहरे का आकार ले लेती थी, जो बाद में एक पूर्ण शैतान भूत में बदल जाती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ हर तरफ राक्षस पैदा हो रहे थे।